हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू RA3 एकेडमी। करंट अफेयर्स थ्रू MCQ सीरीज में हमने इकोनॉमिक सब्जेक्ट स्टार्ट किया था और आज उसका सेकंड वीडियो। आपने अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दी हुई लिंक से जाके आप देख सकते हो। नो डाउट कनेक्टेड नहीं है, बट वो वीडियो में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स रिलेटेड कवर किए थे कि जो यूपीएससी एंड जीपीएससी प्रीलिम्स 2026 में पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मेथड आपको पता होगी कि आपको क्वेश्चन जो है उसके आंसर एक पेज में लिखने हैं एंड लास्ट में मुझे कमेंट करके बताना है कि आपके कितने एमसीक्यूज करेक्ट हुए हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है। पॉज कीजिए वीडियो को और उसका आंसर लिखिए। हो गया? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू फिजिकल फेडरलिज्म डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस क्राइटेरियन इन टेक्स्ट डिवॉल्यूशन इज इंटेंडेड टू, मतलब इंटेंशन क्या है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का। ठीक है, ये जो क्राइटेरिया दिया गया है फिजिकल फेडरलिज्म वाले पॉइंट में, तो वो किस चीज के रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए इज रिवॉर्ड स्टेट्स दैट हैव सक्सेसफुली मैनेज्ड पॉपुलेशन ग्रोथ थ्रू फैमिली प्लानिंग, ये है। या ऑप्शन बी इज पिनलाइज स्टेट्स विद हायर परसेंटेज ऑफ एल्डरली सिटीजन्स, पिनलाइज करना होगा स्टेट को। ऐसे हो सकता है कभी भी कि अगर कोई स्टेट में एल्डरली सिटीजन्स ज्यादा है तो वो स्टेट को पिनलाइज किया जाएगा, नहीं, ये करेक्ट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो आप देख के ही बोल सकते हो कि ये गलत स्टेटमेंट है। नाउ डिस्ट्रीब्यूट फंड्स बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन द करंट सेंसस विदाउट एनी अदर वेटेज। ठीक है, तो करंट सेंसस जो है उसके हिसाब से कोई भी वेटेज के बिना स्ट्रिक्टली ये फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, ऐसा हो सकता है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। देन शिफ्ट ऑल टैक्स रेजिंग पावर्स फ्रॉम स्टेट्स टू द सेंटर, मतलब कि स्टेट्स के पास टैक्स रेजिंग पावर हो ही नहीं सकते, तो ऐसा भी नहीं हो सकता ना, नहीं तो फेडरलिज्म पे इफेक्ट आ जाएगी ना, और यहाँ पे तो फिजिकल फेडरलिज्म की बात की गई है। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कि रिवॉर्ड स्टेट्स दैट हैव सक्सेसफुली मैनेज्ड पॉपुलेशन ग्रोथ थ्रू फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग से जिन जिन स्टेट्स ने पॉपुलेशन ग्रोथ को अच्छे से मैनेज किया है उनको रिवॉर्ड किया जाएगा थ्रू डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। और एक एमसीक्यू, पॉज कीजिए वीडियो एंड आंसर लिखिए। हो गया? Question is, the 16th Finance Commission recommended reforms in which of the following matters? 16th Finance Commission के बारे में है और किस किस मैटर्स में उन्होंने रिफॉर्म्स रेकमेंड किए हुए हैं। तो चलिए, फर्स्ट इज पावर सेक्टर, सेकंड सब्सिडी रैशनलाइजेशन, थर्ड इज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज रिस्ट्रक्चरिंग, फिजिकल कंसोलिडेशन। चूज द करेक्ट कोड। ठीक है, तो कौन से मैटर्स है इसमें से? एक्चुअली दोस्तों ये सारी मैटर्स है, ये सारी मैटर पे 16 फाइनेंस कमीशन ने रिफॉर्म्स रेकमेंड किए हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो हम 16th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं एंड आपको मुझे कमेंट करके बताना है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग फाइनेंस कमीशन, कि फाइनेंस कमीशन हम कौन से आर्टिकल के अंडर में फॉर्म किया जाता है, कौन फॉर्म करता है, मेंबरशिप क्या रहेगी, ये सारी बातें। ओके, चलिए अब 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर अरविंद पानगरिया। तो ये जैसे स्टेट पीएससी की एग्जाम्स होती है उसके लिए आपको याद रखना है। तो 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पानगरिया है और उन्होंने अपना रिपोर्ट अभी सबमिट किया है। कौन से पीरियड के लिए? 2026 टू 31, ये 5 सालों के लिए उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है। अब ये जो रिपोर्ट है फाइनेंस कमीशन का, उसमें एक्चुअली करते क्या है? तो मेन यही है कि सेंट्रल टैक्सेस जो रिसीव करती है, मतलब सेंटर जो टैक्सेस रिसीव करते हैं वो टैक्स डिवॉल्यूशन कैसे होगा, एंड सेंटर से स्टेट्स को जो ग्रांट एड्स दी जाती है तो वो ग्रांट एड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये जनरली मेन होता है। और उसके अलावा अगर कोई और रिकमेंडेशन गवर्नमेंट मांगती है, मतलब प्रेसिडेंट अगर मांगते हैं तो फाइनेंस कमीशन को देनी होती है, जिसे हम फिजिकल फेडरलिज्म कहेंगे कि फिजिकल मैटर्स में फेडरलिज्म कैसे रहेगी, कि सेंटर से स्टेट में किस तरह से पैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो उसके लिए ये था, और ये रिपोर्ट में एक शिफ्ट देखी गई है हमें। शिफ्ट क्या है? तो पहले मतलब ऐसे था कि कोई कंप्लायंस मेजर्स उतने नहीं थे, बट यहाँ पे जो फिजिकल फेडरलिज्म होगी अब से ये 5 साल में, तो वो कंप्लायंस ड्रिवन होगी, मतलब कि स्टेट्स को कंप्लाई करना पड़ेगा ये सारी मैटर्स को लेके, कि जो जो रिकमेंडेशन होगी फाइनेंस कमीशन की उसको उन्हें मानना पड़ेगा, तो ही उनको
टैक्स डिवॉल्यूशन जो है उनके ऊपर होगा, उनको फंड्स मिलेंगे इन शॉर्ट। ठीक है, और यहाँ पे प्रायोरिटाइज किसे किया गया है, तो फिजिकल डिसिप्लिन को एंड इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन को, दोनों चीज को। ये इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन की नया पॉइंट ऐड हुआ है अभी। सो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन एंड फिजिकल डिसिप्लिन को प्रायोरिटाइज किया गया है। जैसे हम रिपोर्ट पूरा देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये किस तरह से होगा। नाउ सबसे पहले तो टैक्स डिवॉल्यूशन होता किस तरह से है। टैक्स डिवॉल्यूशन का मतलब है कि सेंटर को जो भी टैक्स रेवेन्यू होती है वो टैक्स रेवेन्यू से कितना शेयर वो स्टेट्स को देंगे। ओके, उसे हम डिवॉल्यूशन कहेंगे। तो फर्स्ट इज वर्टिकल डिवॉल्यूशन। डिवॉल्यूशन दो टाइप के होंगे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल डिवॉल्यूशन का मतलब ये होगा कि सेंटर से स्टेट्स को, सेंटर की जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें से कितना शेयर स्टेट्स को दिया जाएगा। स्टेट्स मतलब यहाँ पे सारे 28 स्टेट्स की बात की जाएगी। एंड हॉरिजॉन्टल डिवॉल्यूशन का मतलब ये है कि जो भी परसेंटेज सेंटर के टैक्सेस से स्टेट को दिए जाएंगे, वो जो कॉर्पस होगा उसमें से कितना कौन से स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल। सो यहाँ पे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात है कि यूनियन से स्टेट्स को जो दिया जाएगा वो डिसाइड किया गया है, रेकमेंड किया गया है 41% पे। ठीक है, तो जो भी डिविजिबल पूल है सेंट्रल टैक्सेस का उसमें से 41% वो स्टेट्स को दिए जाएंगे। ओके, अब ये 15 फाइनेंस कमीशन की जो रेकमेंडेशन थी सेम वो ही रखा गया है। मतलब कि 15 फाइनेंस कमीशन ने भी 41% टैक्स डिवॉल्यूशन के लिए रेकमेंड किया था और 16 फाइनेंस कमीशन में भी सेम रखा गया है, उसको बढ़ाया कम नहीं किया गया है। तो ये एक चीज याद रखनी है हमें कि डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्सेस। डिविजिबल पूल का मतलब ये है कि सेंट्रल कुछ टैक्सेस लेती है, जैसे कि सेल्स लेते हैं, कुछ ड्यूटीज होती है सेंट्रल ड्यूटीज, तो वो स्टेट्स के साथ डिवाइड नहीं किया जाता, बट जीएसटी जैसे है तो उसमें से कुछ पोर्शन वो डिविजिबल होता है, तो उसमें से 41% वो स्टेट्स को दिए जाएंगे अंडर वर्टिकल डिवॉल्यूशन। नाउ हॉरिजॉन्टल डिवॉल्यूशन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डिवॉल्यूशन के लिए कुछ क्राइटेरिया रखे जाते हैं। अब 15 फाइनेंस कमीशन ने भी कुछ क्राइटेरिया रेकमेंड किए थे एंड 16 फाइनेंस कमीशन ने भी कुछ क्राइटेरिया दिए हैं, उस हिसाब से होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ क्राइटेरियाज होते हैं और उसका वेटेज डिसाइड किया जाता है, वो वेटेज के हिसाब से ये डिवॉल्यूशन होता है। मतलब कि अभी 41% जो भी कॉर्पस जमा हुआ है 41% का, उसमें से कितना शेयर कौन से स्टेट को दिया जाएगा, इसकी बात है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिवॉल्यूशन में। तो 15 फाइनेंस कमीशन में क्या था एंड 16 फाइनेंस कमीशन में क्या किया गया है वो देखेंगे, और की चेंजेस कौन से हैं ये हम देखते हैं। सो फर्स्ट क्राइटेरिया इज इनकम डिस्टेंस। अब इनकम डिस्टेंस से क्या किया गया है, तो पहले 15 फाइनेंस कमीशन में इनकम डिस्टेंस का वेट था 45%, जो अभी रिड्यूस करके किया गया है 42.5%, मतलब कि थोड़ा सा रिडक्शन किया गया है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इनकम डिस्टेंस, तो ये इनकम डिस्टेंस है क्या। यहाँ क्या किया जाता है कि टॉप 3 स्टेट्स का जीएसडीपी का मतलब है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि स्टेट्स का जीडीपी जो है उसमें से जिसका सबसे ज्यादा होता है वो टॉप 3 स्टेट्स को लिया जाएगा, इसका एवरेज निकाला जाएगा। ओके, तो ये साल का एवरेज निकाला और ऐसे पास्ट प्रीवियस 3 इयर्स का एवरेज निकाला जाता है। यहाँ पे हम 2019-20 से कंसिडर करते हैं फाइनेंशियल ईयर्स को, और बीच में 2020-21 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसको यहाँ पे नहीं गिनते हैं क्योंकि उस समय कोविड था। तो तब से लेके मतलब कि 3 साल का और 3 टॉप स्टेट्स का जीडीपी जो भी है उसको कैलकुलेट किया जाएगा, उसकी एवरेज निकाली जाएगी, और ये जो एवरेज है ना उससे जो भी स्टेट के बारे में बात हो रही है वो स्टेट की इनकम, उसका जीडीपी कितना कम है, जो डिफरेंस आएगा ये एवरेज जीडीपी का, टॉप 3 स्टेट्स का 3 इयर्स का एवरेज जीडीपी, उसका जो डिस्टेंस मतलब जी जो भी स्टेट है वो स्टेट का जीडीपी इससे ये एवरेज से कितना कम है। ठीक है, ये जो डिफरेंस है इसे कहेंगे इनकम डिस्टेंस। मतलब कि अभी इनकम डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना उसको टैक्स डिवॉल्यूशन ज्यादा मिलेगा, इस तरह से। तो 42.5% जितना यहाँ पे वेटेज उसका रखा गया है, जो कि 15 फाइनेंस कमीशन से कम किया गया है। नाउ पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के हिसाब से काउंट होगी, क्योंकि वही लेटेस्ट हमारे पास उसका ही रिपोर्ट अभी अवेलेबल है, वही सेंसस हमारे पास अवेलेबल है इसीलिए। तो 15 फाइनेंस कमीशन में ये वेटेज 15% था, अभी ये 17.5% कर दिया है। तो यहाँ पे वेट इंक्रीज किया गया है थोड़ा सा। ओके, और पॉपुलेशन की जो बात है उसमें और एक इंडिकेटर इन्होंने रखा था
और ये इंडिकेटर है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। तो ये जो इंडिकेटर है उसका 15 फाइनेंस कमीशन में डिवोल्यूशन परसेंटेज जो था वो 12.5% वेटेज था, अभी इसका 10% वेटेज कर दिया गया है। तो ये कम तो किया है, एक तो रिड्यूस हुआ है स्लाइटली, प्लस उसको रीडिफाइन भी किया गया है। सी फ्रेंड्स, आज मेरी पेन टेप थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, थोड़ा ठीक से नहीं चल रहा है, बट आई थिंक यू कैन एडजस्ट विद दैट। सो उसको रीडिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ 1971 टू 2011 के बीच का कंसिडर करेंगे। एक तो ये चीज है, मतलब कि 1971 से 2011 के बीच में पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा रहा। और यहाँ पे ये जो क्राइटेरिया है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का, उसको रीडिफाइन कैसे किया है कि यहाँ पे जो स्टेट्स ने अच्छे से पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, ठीक है, फैमिली प्लानिंग मेजर्स थ्रू पॉपुलेशन को अच्छे से मैनेज किया है, उनको ज्यादा शेयर दिया जाएगा, ये बात की गई है। सो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के बारे में याद रखना है। यस, वेटेज इज रिड्यूस्ड इन 16th फाइनेंस कमीशन। नाउ एरिया, तो एरिया का वेटेज पहले 15% था, मतलब स्टेट के एरिया की बात हो रही है, अब उसको 10% कर दिया है, इसका भी वेट रिड्यूस कर दिया है। पहले ऐसे था कि जिस स्टेट्स के एरिया ज्यादा होते थे उससे ज्यादा पैसे मिलते थे, और जो स्टेट के एरियाज कम थे उनको कम पैसे मिलते थे। अभी ये जो है उसका वेट थोड़ा सा रिड्यूस किया है, 5% जितना। नाउ फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, तो ये पहले भी था अभी भी है, दोनों का वेट सेम है, 10% 10%। लेकिन पहले ऐसे था कि 15 फाइनेंस कमीशन के अंदर सिर्फ डेंस फॉरेस्ट एंड मीडियम डेंस फॉरेस्ट ही कंसिडर किए जाते थे। अब यहाँ पे इवन ओपन फॉरेस्ट एंड ग्रोथ इन फॉरेस्ट कवर, इसको भी देखा जाएगा, मतलब इसको भी कंसिडर किया जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे एक चेंज है कि अब से ओपन फॉरेस्ट को भी ये डिवोल्यूशन क्राइटेरिया जो है, ये वेटेज फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी क्राइटेरिया के अंदर कंसिडर किया जाएगा। इवन फॉर ग्रोथ इन फॉरेस्ट कवर, कि फॉरेस्ट कवर का ग्रोथ कितना हुआ है कोई भी स्टेट में, उसको भी अब कंसिडर किया जाएगा। नाउ टैक्स एफर्ट की बात करें तो टैक्स एफर्ट पहले 2.5% वेटेज दिया जाता था 15 फाइनेंस कमीशन में, 16 फाइनेंस कमीशन में इसको टोटली ड्रॉप कर दिया गया है। क्योंकि स्टेट्स की एफिशिएंसी कितनी है टैक्स कलेक्शन में, तो ये जो टैक्स ज्यादा कलेक्ट करने के जो एफर्ट्स है उसको पहले कंसिडर करते थे 15 फाइनेंस कमीशन तक। नो डाउट वेटेज सबसे कम था, 2.5% ही था, लेकिन इस बार उसको टोटली ड्रॉप किया है और एक क्राइटेरिया नया ऐड किया है विच इज कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। तो ये जो है उसको 10% जितना वेट दिया गया है, और ये एक नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया गया है कि रिवॉर्डिंग इकोनॉमिक साइज। इसका मतलब ये है कि जो स्टेट्स हाई जीडीपी वाले हैं, मतलब कि इंडिया के जीडीपी में कोई भी स्टेट का कंट्रीब्यूशन कितना है, इसको ये रिवॉर्ड करेंगे। ठीक है, मतलब कि जितना कंट्रीब्यूशन ज्यादा देते होंगे जो भी स्टेट्स है, जिसका जीएसडीपी ज्यादा होगा, उनको यहाँ पे ये पैरामीटर के अंडर में ज्यादा डिवोल्यूशन किया जाएगा, ज्यादा फंडिंग दिया जाएगा। ओके, अब सी फ्रेंड्स, यहाँ से ये सारी मैटर्स कि कितना परसेंटेज रिड्यूस हुआ या ये, आई थिंक ऐसे यूपीएससी में तो नहीं पूछते हैं, जीपीएससी में भी इतना ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ से आपको ये याद रखना है कि नए पैरामीटर कौन से ऐड किए गए हैं, कौन से पैरामीटर को टोटली टैक्स एफर्ट जैसे टोटली ही ड्रॉप किया गया है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी नया ऐड किया गया है, देन रिडक्शन कौन से क्राइटेरिया में किया गया है, जैसे कि इनकम डिस्टेंस में रिडक्शन है, देन डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में रिडक्शन है, एरिया में रिडक्शन है, तो ये है। देन पॉपुलेशन में एक्चुअली वेट को इंक्रीज किया गया है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको देखनी है, जो आपको याद रखनी है। ओके, देन जो भी चेंजेस लाए हैं, जैसे कि डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के अंदर अभी 1971 से 2011 तक का पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसको कंसिडर किया जाएगा। एंड इसके अंदर परफॉर्मेंस का मतलब, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का मतलब ये होगा कि किसकी कितनी पॉपुलेशन बढ़ी, ऐसा नहीं। यहाँ पे परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि जो स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल अच्छे से किया है। ओके, और फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी में भी चेंज है कि अब ओपन फॉरेस्ट और जो भी फॉरेस्ट कवर में जो बढ़ावा हुआ है उसको भी ये लोग कंसिडर करेंगे। सो दिस वर द हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के क्राइटेरिया, दोस्तों याद रखने हैं। इवन अगर आपको सिंपल ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि 16 फाइनेंस कमीशन के अंदर नीचे में से कौन से पैरामीटर्स को कंसिडर किया जाएगा फॉर हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन टू स्टेट्स, तो ये क्राइटेरिया भी आपको याद रखने हैं, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे चलते हैं। नाउ ग्रांट इन एड की बात करें, हम लोगों ने देखा था ना कि दो चीजें कंसिडर करते हैं, एक होता है टैक्स डिवोल्यूशन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, प्लस फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स जो है
ग्रांटिंग एड सेंटर टू स्टेट्स ये भी डिसाइड करती है, वो भी रेकमेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल ग्रांट्स रेकमेंड की गई है वो अप्रोक्सीमेटली रुपीज 9.47 लाख करोड़ इतनी ग्रांट दी जाएगी, ऐसे यहाँ पे रिकमेंडेशन है। और उसमें से लोकल बॉडी ग्रांट्स 7.91 लाख करोड़ है एंड डिजास्टर मैनेजमेंट को 2.04 लाख करोड़ की ग्रांट्स दी जाएगी। सो ये 9.47 लाख करोड़ होगा इस तरह से। नाउ लोकल बॉडी ग्रांट्स जो है इसमें रूरल का वेटेज ज्यादा है, अर्बन को कम दी जाएगी। ठीक है, तो अर्बन रूरल लोकल बॉडीज मतलब पंचायत जो है उसको रुपीज 4.35 लाख करोड़ दिए जाएंगे, जबकि अर्बन लोकल बॉडीज मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपैलिटीज उनको रुपीज 3.56 लाख करोड़ दिए जाएंगे। नो डाउट आपको ये सारी चीजें उतनी याद रखने की जरूरत नहीं है, बट जो चेंजेस है ठीक है उसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है इस फाइनेंस कमीशन में कि 80% वो बेसिक ग्रांट्स रहेगी एंड 20% ग्रांट्स को परफॉर्मेंस के साथ लिंक किया गया है। ठीक है, मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स 20% रहेगी, मतलब कि कोई भी पंचायत है उसको जो भी ग्रांट मिलेगी या तो कोई भी म्यूनिसिपैलिटी है उसको जो ग्रांट मिलेगी वो ग्रांट में से 80% ही बेसिक रहेगी, 20% उनका जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है उसको देख के दिए जाएंगे। तो 20% फंडिंग इज लिंक्ड विथ मतलब ग्रांट्स इज लिंक्ड विथ परफॉर्मेंस। नाउ कंडीशंस क्या रहेगी, इवन ये जो 80% जो है ना बेसिक ग्रांट्स उसके भी 50% जो है उसको टाई किया गया है सैनिटेशन वेस्ट मैनेजमेंट एंड वाटर के लिए। मतलब कि ये जो क्राइटेरियाज है 3 सैनिटेशन वेस्ट मैनेजमेंट एंड वाटर उसके लिए ही 50% जितनी तो ग्रांट ये 80% में से मिलेगी। ओके, नाउ डिजास्टर मैनेजमेंट को स्पेशली ग्रांट दी गई है इस बार रुपीज 2.04 लाख करोड़। तो ये जो है स्टेट लेवल फंड्स दिए जाएंगे। स्टेट लेवल फंड्स मतलब कि एसडीआरएफ एंड एसडीएमएफ को। अब एसडीआरएफ का मतलब है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एंड एसडीएमएफ का मतलब है स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फोर्स। ओके, तो ये दोनों जो फोर्सेस है उसको भी दिया जाएगा। नाउ यहाँ पे कॉस्ट शेयरिंग किया जाएगा, मतलब कि जब भी कोई डिजास्टर आता है उस वक्त ये ग्रांट दी जाती है। यहाँ पे ऐसा है कि जो भी खर्चा करती है स्टेट गवर्नमेंट उसमें से 75% जो है ये सेंटर देंगे एंड 25% स्टेट्स को बेयर करना पड़ेगा। नाउ नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स के लिए ये ग्रांट का जो रेशियो है वो 90:10 हो जाएगा, तो ये भी याद रखना है हमें। नाउ कुछ ग्रांट्स जो है इसको 16 फाइनेंस कमीशन में डिसकंटिन्यू किया गया है, जैसे कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स पहले दी जाती थी कि स्टेट्स को अगर रेवेन्यू डेफिसिट होती है, उनका अगर रेवेन्यू इनकम वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से अगर कम होती है तो डेफिसिट क्रिएट होती है रेवेन्यू डेफिसिट, तो उसके लिए ग्रांट दी जाती थी, वो अब नहीं देंगे। देन सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट की मतलब ये है कि जैसे कि एजुकेशन के लिए कुछ कॉर्पस अलग रखा जाता था उसको ग्रांट दी जाती थी, इस तरह से इन शॉर्ट कि कुछ सेक्टर्स को ग्रांट दी जाती थी, ये भी बंद कर दी है। एंड स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स जो थी वो भी अभी रिमूव कर दी गई है कि कुछ स्टेट्स को स्पेशल ग्रांट्स दी जाती थी ये भी अब नहीं दी जाएगी। तो यहां से ग्रांट में आपको ये याद रखना है कि जो भी ग्रांटिंग एड्स है वो रूरल जो पंचायत है ठीक है रूरल लोकल बॉडीज है उसके लिए ज्यादा है एंड अर्बन के लिए कम है। देन 80:20 यहाँ पे है कि 80% ग्रांट्स जो है वो बेसिक ग्रांट्स के रूप में दी जाएगी एंड 20% ग्रांट्स आर लिंक्ड विथ परफॉर्मेंस। देन 50% ऑफ द बेसिक ग्रांट्स, ये 80% जो है उसमें से 50% जो ग्रांट होगी वो सैनिटेशन वेस्ट मैनेजमेंट एंड वाटर के लिए दी जाएगी। ओके, एंड डिजास्टर मैनेजमेंट को स्पेशल ग्रांट दी जाएगी जो स्टेट लेवल फंड्स के रूप में दी जाएगी, जिसमें 75:25 वो कॉस्ट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया गया है नॉर्मल स्टेट्स के लिए एंड नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स के लिए 90:10 डिसाइड किया गया है। एंड ये याद रखना है खास मित्रों कि कौन सी ग्रांट्स अभी डिसकंटिन्यू की गई है। तो 3 ग्रांट्स को डिसकंटिन्यू किया गया है, एक है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, दूसरी है सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स एंड थर्ड इज स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स। नाउ यहाँ पे और एक चीज के बारे में बात की गई है कि एक फिस्कल रोड मैप दिया गया है एंड डिसिप्लिन के बारे में भी बात की गई है कि फिस्कल डिसिप्लिन भी स्टेट्स को फॉलो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट टारगेट यहाँ पे सेट किए गए हैं फाइनेंस कमीशन के द्वारा
और उन्होंने क्यों ये टारगेट सेट किए हैं? टू एंश्योर लॉन्ग टर्म डेट सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो स्टेट्स डेट ले रहे हैं लेकिन वो सस्टेनेबल वे से नहीं ले रहे हैं, इतना डेट बढ़ जाएगा कि बाद में जाके स्टेट्स को ही प्रॉब्लम होगा उसको रीपे करने के लिए। सो ये तो होना ही नहीं चाहिए और इसीलिए लॉन्ग टर्म में डेट सस्टेनेबिलिटी मेंटेन हो, डेट जो ले रहे हैं वो सस्टेनेबल हो, कि रीपेमेंट कैपेसिटी भी स्टेट्स की रहे, उसके लिए स्ट्रिक्ट टारगेट्स यहाँ पे दिए गए हैं इन द फिजिकल रोड मैप एंड डिसिप्लिन फील्ड। सेंटर का टारगेट क्या है? तो सेंट्रल फिजिकल डेफिसिट जो है उसका टारगेट ऐसा है कि 2030-31 तक ये जो फिजिकल डेफिसिट है उसे जीडीपी के 3.5% तक रिड्यूस करना है। देन स्टेट फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो स्टेट फिजिकल डेफिसिट को भी 3% ऑफ जीएसडीपी से कैप किया गया है कि कोई भी स्टेट है उसका जो भी जीएसडीपी है उसके 3% तक ही वो डेट ले सकता है, वो लोन्स ले सकते हैं, मतलब कि इसे ज्यादा डेट नहीं करना है। ये स्ट्रिक्ट टारगेट यहाँ पे दिए गए हैं, अप टू 2030-31 के अंदर ये चीज को लाया जाएगा, मतलब इतना कम करना है। सेंटर पे भी टारगेट है एंड स्टेट्स पे भी ये टारगेट सेट किए गए हैं। नाउ ऑफ बजट बोरोइंग के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है कि स्टेट्स को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट किया गया है कि अब आपको ऑफ बजट बोरोइंग नहीं करना है। ठीक है, अब ऑफ बजट बोरोइंग का पहले तो मतलब क्या है कि एक्चुअली बजट में दिखाना पड़ता है कि कितना डेट आपने लिया है, कितनी लोन्स आपने ली है और कहाँ कहाँ से ली है। तो यहाँ पे क्या होगा कि फिजिकल डेफिसिट ज्यादा दिखेगी ना, अगर लोन्स जितनी ज्यादा दिखाएंगे तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और इसीलिए स्टेट्स क्या करते हैं कि खुद से, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बोरो नहीं करती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि उनकी जैसे कुछ स्टेट पीएससीज होती है, स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होती है, उनको कहेगी कि आप बोरो करो, म्यूनिसिपैलिटी को कहेगी कि आप बोरो करो। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि एक्चुअली स्टेट तो बोरो तो कर ही रही है लेकिन वो ऑफ बजट हो जाएगा, कि जिसको बजट में नहीं दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि कौन स्टेट बोरो नहीं कर रहा है, दूसरा कोई कर रहा है। तो ये चीज उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ऐसे बजट के अंदर स्टेट बजट में नहीं दिखता है, उनकी फिजिकल डेफिसिट ज्यादा नहीं बढ़ती है, लेकिन एक्चुअली उनके ऊपर डेट का जो भार है, वेट जो है वो काफी रहता है। तो स्टेट्स फिर कैसे रीपे कर पाएंगे? तो ये फिजिकल डिसिप्लिन तो हुई नहीं ना, और इसीलिए स्ट्रिक्टली ऑफ बजट बोरोइंग को स्टॉप करने के लिए रेकमेंड किया गया है, मतलब इंस्ट्रक्ट किया गया है। प्लस ऐसी सारी जो लायबिलिटीज है अभी तक की, कि जो स्टेट पीएससी से बोरो करवाया है या तो कोई ऑटोनोमस बॉडीज है स्टेट के अंदर, उनसे अगर बोरो करवाया गया है ये चीज, तो फिर उसको सारी लायबिलिटीज हो जाएगी और ये सारी लायबिलिटी को मेन बजट में लाने के लिए भी बात की गई है। ओके, देन डेट टू जीडीपी रेशियो के बारे में है। तो डेट टू जीडीपी रेशियो जो है उसके लिए ऐसे कहा गया है कि अगर ये फिजिकल डिसिप्लिन फॉलो करती है स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स, देन डेट टू जीडीपी रेशियो है ये आज के दिन में 77.3% जो है 26-27 में, ये कम होकर 73.1% हो जाएगा जब तक ये फाइनेंस कमीशन का पीरियड चलेगा, मतलब कि 2030-31 तक इसमें इतना रिडक्शन आना चाहिए। ओके, तो ये भी याद रखना है। मेन तो ये आपको पूछ सकते हैं, ये जो नंबर है ना कि सेंट्रल के लिए क्या टारगेट है एंड स्टेट के लिए क्या टारगेट है। तो सेंट्रल जीडीपी के 3.5% तक फिजिकल डेफिसिट को कम करना है 2030-31 तक, एंड स्टेट जीडीपी जो है उसके 3% तक डेट को रखना है। ओके, सो ये चीज है। तो अभी रेशियो काफी हाई है 77.3%, उसे कम करके 73.1% किया जाएगा। और ऑफ बजट बोरोइंग को स्ट्रिक्टली स्टॉप करने को कहा गया है और ऐसी सारी लायबिलिटीज को मेन बजट में लाने के लिए इंस्ट्रक्ट किया गया है। नाउ दूसरा है कि कुछ सेक्टोरल रिफॉर्म्स भी सजेस्ट किए हैं 16 फाइनेंस कमीशन में। तो ये भी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ना कि कौन से सेक्टर्स में रिफॉर्म्स सजेस्ट किए हैं, तो ये होंगे। एक तो फिजिकल डिसिप्लिन के लिए रिफॉर्म सजेस्ट किया है, तो ये तो ऑलरेडी आ गया, हमने देख लिया। अब दूसरा है कि पावर सेक्टर रिफॉर्म्स भी फाइनेंस कमीशन 16 फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड किया है। तो स्टेट्स को एंकरेज किया गया है कि जो भी डिस्कॉम्स है उसे प्राइवेटाइज किया जाए। अब डिस्कॉम का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। और किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज? ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज नहीं, ये क्या है? डिस्कॉम्स का मतलब है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। ठीक है, तो जो भी डिस्कॉम्स है उसको प्राइवेटाइज किया जाए, क्योंकि ज्यादातर स्टेट्स में डिस्कॉम्स वो स्टेट रन होती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होती है, तो उसे प्राइवेटाइज करने के लिए रेकमेंड किया गया है। इट इज हाईली रेकमेंडेड। और वो क्यों? क्योंकि डिस्कॉम्स जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को सबसे ज्यादा लॉस होता है। पावर सेक्टर लॉसेस में हाईएस्ट लॉसेस आर रिकॉर्डेड एट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो उसे प्राइवेट करेंगे तो वहां पे एफिशिएंसी आएगी। ठीक है, कुछ प्राइवेटाइजेशन होने से नहीं
टेक्नोलॉजी आ सकती है जिससे लॉसेस कम कर सकते हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट उसमें हो सकता है ऐसी टेक्नोलॉजीज लाने के लिए कि जो लॉसेस कम कर पाए। सो इसीलिए प्राइवेटाइज करने को बोला गया है। लेकिन अब देखिए कि डिस्कॉम्स ऑलरेडी लॉस मेकिंग है, ऑलरेडी लॉस में है, तो ऐसे लॉस मेकिंग डिस्कॉम को कौन कौन सी प्राइवेट कंपनी परचेस करेगी? कोई नहीं चाहेगा ना कि कोई लॉस करती हुई चीज को आप परचेस कर लो। और इसीलिए यहाँ पे ये भी है कि जो अभी का हैंडल मतलब एग्जिस्टिंग जो डेट है डिस्कॉम्स का, प्राइवेटाइजेशन से पहले उसको हैंडल करना पड़ेगा। और ये हैंडलिंग करने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी भी ये लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज है कि एक तो डिस्कॉम को प्राइवेटाइज करो और अभी जो डेट है उसको कम करने के लिए, एग्जिस्टिंग जो मैनेज है डेट है उसको मैनेज करने के लिए आप स्पेशल पर्पस व्हीकल्स एस्टेब्लिश करो। तो ये एक रिफॉर्म सजेस्ट किया था। देन सब्सिडीज के बारे में रिफॉर्म्स है, तो यहाँ पे ये भी है कि एक्चुअली रिगरस रिव्यू सजेस्ट किया गया है सब्सिडीज में भी अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स के लिए। ओके, हाँ, कंडीशनल कैश ट्रांसफर कैसे हो सकता है कि जैसे कि कोई अगर ऐसा है कि बच्ची जो है वो अगर 5 साल तक लगातार स्कूल जाए भेजे तो फिर उनको कुछ पैसे मिलेंगे, दिस इज कंडीशनल कैश ट्रांसफर। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, काफी सारी स्कीम्स है जिसमें अनकंडीशनल होता है, कोई कंडीशन नहीं होती है। या फिर ऐसे भी होता है कि कैश अगर आप टाई अप कर रहे हो तो जस्ट ग्रेन्स ही खरीदना है आपको उससे, या तो फिर आपको अगर सब्सिडी दी जा रही है या तो कुछ कैश ट्रांसफर किया जा रहा है तो उससे सिर्फ आपको यही परचेस करना है, उसे कंडीशनल कैश ट्रांसफर कहेंगे कि वो कैश वहां पे ही यूज करना है। लेकिन ऐसे तो होता नहीं है ना, अकाउंट पे पैसे आने के बाद उसको किस चीज के लिए यूज करोगे वो यूजर के ऊपर होता है। सो ऐसी जो कैश ट्रांसफर है उसका रिगरस रिव्यू होना चाहिए, ठीक है। और इससे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जैसे ही ऐसी कैश ट्रांसफर्स आ रही है ना तो उससे एक्चुअली फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, ये चीज नोटिस की है फाइनेंस कमीशन ने, और इसीलिए इसका एक रिव्यू होना चाहिए। और दूसरा ऐसा है कि हर एक सब्सिडी के लिए एक यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होने चाहिए। मतलब कि अकाउंटिंग जो होता है, अकाउंट आपको पता होगा ना, जमा उधार करते हैं, मतलब कि जो लायबिलिटीज एंड एसेट्स का जो होता है ना बैलेंस एंड ये एक्सपेंडिचर वो जो रखते हैं, तो वो जो अकाउंटिंग है ना वो हर एक सब्सिडी के लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हर एक सब्सिडी, जितनी सब्सिडीज आप दे रहे हो उसके लिए अकाउंटिंग जो है वो सेम फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये चीज भी रेकमेंड की गई है। नाउ स्टेट पीएससी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए है, तो एक्चुअली फाइनेंस कमीशन ने ये देखा है कि 308 इनएक्टिव स्टेट पीएससीज है हमारे इंडिया में। तो स्टेट्स के अंदर ऐसे काफी सारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है जो इनएक्टिव है, जो कुछ काम की तो है नहीं, कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जस्ट बंद पड़ी है। तो एक्चुअली उसका क्लोजर कर दो, ठीक है। और क्लोजर करेंगे तो क्या होगा कि वहां पे जो भी एसेट है उसको आप मोनेटाइज कर सकते हो। तो ये है। और दूसरा है कि क्लियर डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी रखो कि जो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है स्टेट्स में, तो जो भी लॉस कर रही है तो उसके लिए कुछ डिसइन्वेस्टमेंट प्लान करो। डिसइन्वेस्टमेंट करना मतलब प्राइवेट पार्टिसिपेशन उसमें लाना, ठीक है, कुछ प्राइवेट कंपनीज के शेयर्स उसमें देना। तो वो जो डिसइन्वेस्टमेंट करना है लॉस मेकिंग पीएससी, तो उसके लिए क्लियर पॉलिसी डिजाइन करनी चाहिए स्टेट्स को, ऐसे रेकमेंड किया है। देन एक अर्बनाइजेशन प्रीमियम की बात की गई है, तो यहाँ पे एक वन टाइम ग्रांट, ठीक है, टोटल ₹10,000 करोड़ की रखी गई है कुछ स्टेट्स के लिए, कि जो क्या करेंगे कि जो भी अर्बन बॉडीज है उसको पेरी अर्बन विलेजेस के साथ मर्ज करेंगे। तो और जो भी ट्रांजिशन पॉलिसीज है उसे फॉर्म करेंगे। तो ऐसे स्टेट्स के लिए ये एक वन टाइम ग्रांट दी गई है। इसका मतलब ये है कि देखिए आप, काफी स्टेट्स होते हैं जिसमें सिटीज है, ठीक है, अभी सिटीज तो है लेकिन सिटी एरिया में उसके आउटस्कर्ट में भी ऐसे कुछ डेवलप्ड एरियाज तो होते ही है कि जिसको सिटी एरिया में वो लोग बाद में लेते हैं, अभी तक वो सिटी एरिया में कंसिडर नहीं करते हैं, उसको पेरी अर्बन विलेजेस कहेंगे आसपास के। तो आप जहां पे भी रहते हो, आपकी सिटी के बाहर की साइड आउटस्कर्ट्स के अंदर आप देखोगे कि डेवलपमेंट हुआ है, रियल एस्टेट डेवलप हो रही है, वहां पे कंपनीज एस्टेब्लिश हो रही है, इंडस्ट्रियल जोन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर वो सिटी लिमिट में नहीं आती है तो सिटी की जो फैसिलिटीज है जैसे कि रोड्स बनाना, गटर लाइन, वाटर पाइपलाइन, ये सारी चीजें नहीं देंगी ना सिटी। और इसके लिए क्या होता है कि, और एक्चुअली जब भी ऐसे कोई भी सबब एरिया जो है सिटीज के अराउंड में, पेरीफेरी में, तो ये जो पेरी अर्बन विलेजेस जो होते हैं उसको जब मर्ज करते हैं ना तो ये सारी फैसिलिटी सिटीज को वहां पे प्रोवाइड करनी पड़ती है।
और उसके लिए ये चीज हो जाती है कि जब ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है तो खर्चा होता है, और ये खर्चा नहीं करना है, अगर फंडिंग नहीं है म्यूनिसिपैलिटी के पास या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास, तो वो उसको मर्ज नहीं करती है। और इसीलिए क्या कहा गया है यहाँ पे, इसीलिए 16 फाइनेंस कमीशन ने एक वन टाइम ग्रांट ऐसी सिटीज को देंगे कि जो सिटीज इस तरह से, मतलब कोई भी स्टेट है वो ही देखे कि कौन सी सिटीज है जिसके अराउंड में ऐसे डेवलप्ड विलेजेस ऑलरेडी है कि जिसे सिटी लिमिट में लाया जा सकता है। तो ऐसे स्टेट्स को वन टाइम एक ग्रांट दी जाएगी जिसका टोटल, मतलब 28 स्टेट्स के बीच में ये 10,000 करोड़ दिए गए हैं, जिसमें से जिस स्टेट को जितनी जरूरत होगी उस हिसाब से दिया जाएगा। ओके, तो पहले तो फॉर्मुलेशन पॉलिसी बनाइए, ट्रांजिशन पॉलिसी बनाइए कि ऐसे पेरी अर्बन विलेजेस को अर्बन बॉडीज के अंदर आप लेके आ पाओ। ये की सेक्टोरल रिफॉर्म्स थे। सो 16 फाइनेंस कमीशन के लिए मेजर रिकमेंडेशंस जो भी थी ये हमने कवर कर ली है। यहाँ से कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी है, तो कहाँ कहाँ पे कौन से सेक्टोरल रिफॉर्म्स कौन से है, वर्टिकल रिवॉल्यूशन कितना है, हॉरिजॉन्टल रिवॉल्यूशन किस तरह से किया जाएगा, उसके नए क्राइटेरिया क्या है, कौन से क्राइटेरिया को निकाल दिया गया है, वेटेज कहाँ पे इंक्रीज हुआ है, कहाँ पे रिड्यूस हुआ है, और जो भी नए उसके अंदर चेंजेस लाए गए हैं, वो जैसे फॉरेस्ट वाला जो चेंज है कि ओपन फॉरेस्ट को कंसिडर किया जाएगा, एंड पॉपुलेशन वाला, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस वाला। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है, देन वो सारी चीजें याद रखनी है हमें। देन ग्रांट इन एड्स के बारे में जो भी रिफॉर्म्स है वो, देन ये रिफॉर्म्स एंड फिस्कल डिसिप्लिन के टारगेट्स, तो ये सारी चीजें आपको 16 फाइनेंस कमीशन से याद करनी है, और ये आपको पूछ सकते हैं यूपीएससी एंड जीपीएससी बोथ। चलिए, तो अब आगे चलते हैं। अब नया क्वेश्चन को पढ़िए एंड आंसर लिखिए। हो गया? चलिए देखते हैं क्वेश्चन। डिस्ट्रिक्ट एज एन एक्सपोर्ट हब, डीईएच मॉडल फोकसेस ऑन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं कि ये जो डिस्ट्रिक्ट एज एन एक्सपोर्ट हब है, ये जो मॉडल एक डिजाइन किया गया है, ये किस चीज के ऊपर फोकस करता है। फर्स्ट इज मूविंग ऑल फैक्ट्रीज टू द नेशनल कैपिटल। इज इट पॉसिबल कि अपने जितनी इंडिया के अंदर जितनी फैक्ट्रीज है, ये सारी फैक्ट्रीज को आप दिल्ली में शिफ्ट कर दो, तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? तो ये पॉसिबल नहीं है ना, तो ये तो नहीं ही आएगा। तो डिस्ट्रिक्ट एज एन एक्सपोर्ट हब, ये इसका फोकस तो है ही नहीं। देन इंपोर्टिंग मोर लग्जरी गुड्स फॉर रूरल कंजम्पशन, तो ज्यादा लग्जरी गुड्स रूरल कंजम्पशन के लिए ये करना। एक्चुअली अगर देखा जाए तो रूरल एरियाज में लोग क्या लग्जरी गुड्स कंज्यूम करते हैं? आप ही सोचिए, तो ये तो नहीं हो सकता ना फोकस। ठीक है, और एक्चुअली यहाँ पे एक्सपोर्ट हब की बात है और यहाँ इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो ये तो टोटली उल्टा हो गया। नाउ एम्पावरिंग डिस्ट्रिक्ट्स टू स्पेशलाइज इन द निश प्रोडक्ट्स लाइक हैंडीक्राफ्ट्स एंड फूड प्रोसेसिंग फॉर ग्लोबल मार्केट्स। हाँ, ये चीज है। ग्लोबल मार्केट्स में कुछ निश प्रोडक्ट्स जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स है, फूड प्रोसेसिंग है, कुछ भी हो सकता है, काफी सारी चीजें हैं कि जिसे एक्सपोर्ट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट को एम्पावर किया जाए। ठीक है, जिसे डिस्ट्रिक्ट ये स्पेशलाइज कर पाए एक एक ऐसी स्कीम्स के बारे में। तो एक्चुअली अभी डिस्ट्रिक्ट एज एन एक्सपोर्ट हब, ये वाली जो चीज है उसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये स्कीम के साथ मर्ज कर दिया गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने पूछा है आपको। ओके, एंड एक देख ही लेते हैं, हमें एक्चुअली करेक्ट आंसर तो मिल ही गया है, करेक्ट स्टेटमेंट, बट फिर भी देख लेते हैं। रिड्यूसिंग द रोल ऑफ ई कॉमर्स इन लोकल ट्रेड, ये चीज आज के दिन में अब पॉसिबल भी नहीं है ना। ई कॉमर्स इतना बढ़ चुका है कि अब ये चीज पॉसिबल नहीं है। सो हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर लिखिए। हो गया? चलिए, विथ रेफरेंस टू पब्लिकेशन ऑन स्टेट फाइनेंसेस 23-24, ओके, ये याद रखना है, पब्लिकेशन ऑन स्टेट फाइनेंसेस 23-24 रिलीज्ड बाय द सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनके द्वारा ये पब्लिकेशन ऑफ स्टेट फाइनेंसेस 23-24 रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। उसके बारे में नीचे के स्टेटमेंट्स कंसिडर कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट इज स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू एसओटीआर contributed nearly half of the total revenue receipt of states over last decade। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आपने ये रिपोर्ट पढ़ा होगा तो आपको ये चीज पता होगी कि स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू जो है एसओटीआर, वो एक्चुअली स्टेट्स की जो भी टोटल रेवेन्यू रिसीट है उसका 50% जितना, अप्रोक्सीमेटली 50% जितना होता है। ठीक है, तो लास्ट डिकेड के अंदर ये चीज हुई है। नाउ द शेयर ऑफ स्टेट्स इन यूनियन टैक्सेस एंड ड्यूटीज हैज विटनेस्ड अ कंसिस्टेंट
decline since financial year 14-15 due to increased cesses. See friends, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ पे कुछ सालों में डिक्लाइन हुई है, कुछ सालों में इंक्रीज हुआ है, कंसिस्टेंटली ये डिक्लाइन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये चीज अभी यहाँ पे 10 साल की बात की गई है, तो कंसिस्टेंट 10 इयर्स के अंदर ये चीजें होना थोड़ा मुश्किल काम है। और आप अगर कोविड की बात करोगे तो उसमें काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गया था, लेकिन ये स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। Now, public debt receipts constitute the vast majority of total debt and non-debt capital receipt for states. अब यहाँ पे यही है कि टोटल जो डेट एंड नॉन डेट रिसिप्ट है स्टेट्स की, उसके अंदर ये पब्लिक डेट रिसिप्ट जो है ये सबसे ज्यादा होती है। तो यस, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और हमें क्या पूछा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउ इज और आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं, तो यहाँ पे 1 and 3 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नो डाउट हम अभी ये देखेंगे रिपोर्ट के बारे में तो आपको ज्यादा पता चल जाएगा, बट यहाँ पे 1 and 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। आप मुझे जरूर बताइएगा कि ये चीज ये आपका करेक्ट हुआ है कि नहीं। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, यहाँ पे 10 इयर्स का एक रिव्यू किया गया है कैग के थ्रू। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। चलिए, तो आंसर बी इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अब ये रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। पब्लिकेशन ऑफ स्टेट फाइनेंसेस 23-24। ओके, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया पीरियोडिकली रिपोर्ट्स स्टेट फाइनेंसेस के बारे में पब्लिश करते हैं, मतलब कि ये रिपोर्ट बार बार आता रहता है। 23-24 एडिशन जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट प्रोवाइड करता है किस चीज के बारे में, तो इंडियन स्टेट्स की फिस्कल हेल्थ के बारे में, ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सपेंडिचर क्वालिटी, ये सारे जो स्टेट्स है उसमें ये एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट प्रोवाइड कर रहा है। 28 स्टेट्स का जो भी फिजिकल हेल्थ है वो कैसी है, कितनी ट्रांसपेरेंसी वो लोग मेंटेन कर रहे हैं, एंड एक्सपेंडिचर क्वालिटी कैसी है कि एक्सपेंडिचर एक्चुअली कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंडिचर आप कहाँ पे कर रहे हो उसके ऊपर भी काफी सारी चीजें डिपेंड करती है कि नेक्स्ट ग्रोथ आप कैसे करोगे। ठीक है, अभी समझ में आएगा मेरी ये बात आपको। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट है, और एक्चुअली यहाँ पे ये वाला जो रिपोर्ट है अभी जो रिलीज हुआ, वो रिपोर्ट एक कॉन्सोलिडेटेड, मतलब फरवरी में रिलीज हुआ है ये रिपोर्ट, तो ये एक कॉन्सोलिडेटेड ऑडिटेड ओवरव्यू देता है फिजिकल पोजीशन ऑफ ऑल 28 स्टेट्स। और ये एक्चुअली 10 साल का 14-15 से लेकर 23-24 तक का ट्रेंड एनालिसिस करता है। मतलब कि 10 साल के अंदर स्टेट्स के ये जो स्टेट फाइनेंसेस जो है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, किस तरह के चेंजेस है, ये एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू एंड ऑडिट कर रहा है। एक्चुअली ये जो पब्लिकेशन ऑफ स्टेट फाइनेंसेस 23-24 है, ये 2 पार्ट में रिलीज किया गया है। फर्स्ट पार्ट वो पब्लिश किया गया था सितंबर में, ओके, एंड ये जो दूसरा पार्ट है वो जनवरी-फरवरी में रिलीज हुआ है। हाँ, लेकिन ये जो सितंबर वाला है ना, उसके अंदर जस्ट डेटा दिए गए थे, जो डेटा इसमें भी कवर किए गए हैं ऑलरेडी, वी विल कवर दैट। तो ये जो डेटा जो है उसके अंदर जस्ट डेटा दिया गया था कि ये पैरामीटर, ये उसके अगेंस्ट में इतना, ये पैरामीटर के अगेंस्ट में इतना, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जब अभी जो फिर से किया वो ट्रेंड एनालिसिस है लास्ट 10 इयर्स का, तो ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है। तो पार्ट 2 अभी आया है, उसके बारे में हम अभी देख रहे हैं। पार्ट 1 के अंदर ये सारे डेटा ऑलरेडी कवर्ड है, मतलब कि पार्ट 1 ये पार्ट 2 के अंदर पूरा आ ही जाएगा। सो इसलिए अलग से नहीं देख रहे हैं हम, पार्ट 2 ही हम देख रहे हैं। चलिए, तो ये रिपोर्ट के बारे में रेवेन्यू ट्रेंड्स क्या रहे हैं एंड कंपोजिशन कैसा है। तो रेवेन्यू का मतलब क्या है, इनकम। ठीक है, तो स्टेट्स की रेवेन्यू इनकम कैसे थी, तो टोटल रेवेन्यू रिसीट्स जो है सारे स्टेट्स की अगर कंबाइन करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 37.93 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। ओके, तो अराउंड आपको याद रखना है कि अराउंड 40 लाख करोड़ जितनी कंबाइंड रेवेन्यू है हमारे स्टेट्स की। नाउ सेल्फ रिलायंस की बात की गई है इसमें, तो स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू SOTR एंड सेंट्रल टैक्स डिवॉल्यूशन, ये टोटल 80% जितना कंस्टिट्यूट करता है टोटल रेवेन्यू में। उसमें SOTR जो है वो अप्रोक्सीमेटली 50% है, एंड सेंट्रल टैक्स डिवॉल्यूशन जो होता है वो 30% जितना होता है टोटल रेवेन्यू का। ओके, सो जितनी भी इनकम, ये जो 37.90 लाख करोड़ जो टोटल हमें रेवेन्यू मिली है सारे स्टेट्स की, उसमें से 50% तो स्टेट्स खुद की ही रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू, तो स्टेट्स खुद जो टैक्स लगाते हैं, स्टेट टैक्सेस जो होते हैं उससे 50%, तो ऑब्वियसली स्टेट्स आर बिकमिंग सेल्फ रिलायंट नाउ।
एंड 30% सेंट्रल टैक्स डिवोल्यूशन है, तो वो तो होना चाहिए ना, फाइनेंस कमीशन रेकमेंड भी करते हैं, तो इस हिसाब से है। नाउ डिपेंडेंसी डिक्लाइन हो रही है, किसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर, तो स्टेट्स की, सेंटर के ऊपर डिपेंडेंसी डिक्लाइन हो रही है। तो सेंट्रल ग्रांट इन एड्स के ऊपर काफी डिपेंडेंसी थी 10 साल पहले स्टेट्स की, जो आज कम हो गई है। ठीक है, कितनी कम हुई है, 12% जितनी। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 24 में, फाइनेंशियल ईयर 14-15 से 12% जितनी ये डिपेंडेंसी कम हो गई है। तो स्टेट्स आर नाउ जनरेटिंग देयर ओन रेवेन्यू। ओके, एंड जो उनका हक है डिवोल्यूशन में, टैक्स डिवोल्यूशन में, उससे ही उनका हो जाता है ज्यादातर। इसीलिए 12% जितना कम हो गया है। क्यों? क्योंकि ये एसओटीआर बढ़ा है। तो यहाँ पे यही है कि रेवेन्यू सेल्फ रिलायंस अचीव कर रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स एंड हिल स्टेट्स जो है उसके अंदर डिस्पैरिटीज है। इसका मतलब ये है कि आज भी हिली स्टेट्स जो है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है, हिमालयन स्टेट्स जो है, उनकी डिपेंडेंसी ज्यादा है सेंट्रल ग्रांट इन एड के ऊपर, उनकी एसओटीआर उतनी ज्यादा नहीं है। जबकि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स है वो सारे स्टेट्स का एसओटीआर ज्यादा है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन से हैं। तो जैसे कि हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड गुजरात, ये सारे स्टेट्स ने अबव 60% जितना एसओटीआर रिसीव किया है उनकी टोटल रिसीट्स के अंदर। तो टोटल रेवेन्यू जो है ये सारे स्टेट्स की, उसमें एसओटीआर 60% होता है, एंड कंबाइनली सारे स्टेट्स का मिलकर 50% जितना आता है। ओके, सो ये चीजें याद रखनी है। ये स्टेट्स के नाम भी कुछ याद रख लीजिएगा, और देखो आप याद रख सकते हो आराम से। एक तो है हरियाणा, ये थोड़ा सा और है, बाकी सारे इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स आपको पता ही होंगे, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात तो है ही, देन कर्नाटक, तेलंगाना एंड तमिलनाडु, ये 3 स्टेट्स साउथ से है। केरल नहीं है इसमें, ये चीज याद रखना। आंध्र प्रदेश भी नहीं आएगा। तो इन दोनों के अलावा 3 सदर्न स्टेट्स, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा नॉर्थ में से, ये स्टेट्स का एसओटीआर अबाउट 60% है। सो यहाँ पे इन शॉर्ट यही कहा गया है कि रेवेन्यू मैटर्स में अब स्टेट्स आर बिकमिंग सेल्फ रिलायंट। आगे चलते हैं अब एक्सपेंडिचर क्वालिटी। तो अब एक्सपेंडिचर की भी बात करेंगे, लेकिन एक्सपेंडिचर क्वालिटी हम देख पा रहे हैं कि कंजम्पशन ट्रैप में फंसी हुई है स्टेट गवर्नमेंट्स। कंजम्पशन ट्रैप का मतलब यही है कि कंज्यूम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ पे कैग ने हाईलाइट किया है एक्सक्यूड एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, जहां पे कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट से बढ़ रहा है, इसे कहेंगे कंजम्पशन ट्रैप। पैसे खर्चा हम करते हैं, ठीक है, तो जो भी रेवेन्यू आ रही है वो हम एक्सपेंडिचर, वो खर्चा कहाँ हो रहा है, खर्चा हो रहा है कंज्यूम करने में। ओके, इन्वेस्टमेंट के लिए खर्चा नहीं हो रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए खर्चा कम होगा तो फिर आगे इन्वेस्टमेंट ही तो इनकम जनरेट करता है ना। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे हम लोग, इनकम आ रही है हमारी, लेकिन हम सेविंग नहीं कर रहे हैं, हम कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे अपने पैसे। हम जस्ट फ्रिज खरीद रहे हैं, एसी खरीद रहे हैं, हम जस्ट कंज्यूम कर रहे हैं, नई बाइक ले रहे हैं, बाइक के बाद कार ले रहे हैं, कई सारी चीजें कर रहे हैं। सो इसे कहेंगे कंजम्पशन ट्रैप, कि सेविंग्स कम है या तो इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है। तो ये हमारे घर का एग्जाम्पल था, वैसे ही स्टेट का भी है। देखते हैं एक्सपेंडिचर में तो पता ज्यादा चलेगा आपको। जैसे कि स्टेट्स खर्चा 2 तरीके से करती है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, तो रोज बरोज का जो खर्चा है उसके लिए अगर स्टेट एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसे हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मैसिव 83.25% ऑफ टोटल स्पेंडिंग जो है जितना, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पीछे जाता है। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर कमिटेड एक्सपेंडिचर आएगा, प्लस दूसरे खर्चे होते हैं। बताती हूं, अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, पहले कमिटेड एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। तो कमिटेड एक्सपेंडिचर है वो 43.3% जितना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 43.3% ये कमिटेड एक्सपेंडिचर में जाता है। कमिटेड कॉस्ट या कमिटेड एक्सपेंडिचर कौन से है, जैसे कि सैलरीज, पेंशन एंड इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी तो देनी ही पड़ेगी ना, पेंशन जो लोग रिटायर कर चुके हैं, ये कमिटेड है कि इतना खर्चा तो करना ही पड़ेगा। इवन इंटरेस्ट पेमेंट वो भी करना ही पड़ेगा, तो ये कमिटेड एक्सपेंडिचर हो गया। अब कमिटेड एक्सपेंडिचर प्लस
अब दूसरा खर्चा ले लो हर रोज का, हर महीने का, जैसे कि लाइट बिल आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, देन टेलीफोन बिल है, व्हीकल जो भी यूज होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, तो वो व्हीकल का जो फ्यूल है उसका खर्चा, व्हीकल मेंटेनेंस का खर्चा, व्हीकल परचेज करने का खर्चा, ये सारे एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। देन आएगा कि जो स्टेशनरी यूज होती है, प्रिंटर्स, कंप्यूटर्स, ये सारी चीजें, तो ये सारा होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, तो समझ में आ गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है कमिटेड एक्सपेंडिचर प्लस दिस अदर एक्सपेंडिचर्स की जो करना पड़ता है। इसके अंदर एक्चुअली ज्यादा खर्चा होता है, तो रेवेन्यू भी बड़ी है स्टेट्स की, बट ये जो भी रेवेन्यू रिसीट्स है उसमें से 83.25% तो अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जा रहा है, एंड विच इज रॉन्ग थिंग। क्यों? क्योंकि कैपिटल आउटले बहुत कम है, रिलेटिवली बहुत ही स्मॉल शेयर जाता है कैपिटल स्पेंडिंग में। कैपिटल स्पेंडिंग का मतलब ये है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो। इफ यू आर क्रिएटिंग, इफ स्टेट्स आर क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, देन एक्चुअली क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, है ना। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होना चाहिए। तो क्या होगा कि आगे जाके इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा एंड इनकम जनरेट होगी स्टेट्स को, कि जो सस्टेनेबल रहेगी। यहाँ पे उल्टा हो रहा है। ओके, और इसीलिए क्या होगा, और आप अगर कैपिटल स्पेंडिंग करते हो तो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट जनरेट होती है। मैंने जैसे कहा ना कि अगर रोड्स डेवलप होते हैं, तो अगर रूरल एरियाज में भी रोड्स अगर डेवलप होते हैं तो वहां पे इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कनेक्टिविटी चाहिए ना, मार्केट एक्सेस प्लस रॉ मटेरियल एक्सेस के लिए। तो ये जस्ट एक स्मॉल एग्जांपल है कि रोड्स अगर बढ़ते हैं, जिस विच इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो अगर वहां पे होता तो क्या होगा कि एक नए इंडस्ट्रियल जोन्स डेवलप कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों को जॉब्स मिलेगी एंड जीडीपी बढ़ेगा, इन शॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि फ्यूचर जीएसडीपी ग्रोथ पोटेंशियल जो है ना, उसको हिंडर कर रहा है ये स्मॉल कैपिटल आउटले, स्मॉल कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो यहाँ पे यही है कि कंज्यूम कर रहे हैं हम, कंजम्पशन ट्रैप में स्टेट गवर्नमेंट्स फंसी हुई है। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन तो यही होगी ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करना चाहिए। आई होप कि आपको ये एक्सपेंडिचर के बारे में समझ में आया होगा। नाउ दूसरी चीज की बोली है कि डेट एंड सस्टेनेबिलिटी के बारे में स्टेट्स की, कि स्टेट डेट की क्या सिचुएशन है और सस्टेनेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे पब्लिक डेट की बात करें तो टोटल आउटस्टैंडिंग डेट जो है स्टेट्स का, तो स्टेट्स का टोटल पब्लिक आउटस्टैंडिंग डेट ये 67.87 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है, कि जो कंबाइंड जीएसडीपी है स्टेट्स का उसके 23.42% जितना अप्रोक्सीमेटली है। ओके, और ये जो है ये उतना ठीक चीज नहीं है, मतलब कि काफी ज्यादा डेट है। आउटस्टैंडिंग डेट का मतलब है कि ऑलरेडी जो पे करना बाकी है उनका। ओके, और लिमिट्स को ब्रीच कर रहे हैं ये, जैसे कि 15 फाइनेंस कमीशन ने एक डेट सीलिंग दे दी थी 33.1% की, मतलब कि 33.1% से ज्यादा, 33.1% ऑफ जीएसडीपी। ओके, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उससे 33.1 से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए डेट, कोई वो स्टेट गवर्नमेंट का। उसकी जगह पे यहाँ पे देखेंगे तो 13 स्टेट्स ऐसे हैं 28 में से कि जिनकी ये लिमिट ऑलरेडी ब्रीच हो चुकी है, उन्होंने उतना डेट लेके रखा है विच इज नॉट सस्टेनेबल। वो डेट पे कैसे करेंगे? ओके, देन दूसरा एक कंसर्न है ऑफ बजट बोरोइंग का। तो यहाँ पे कैग ने ये भी फ्लैग किया है कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं कि जो ऑटोनोमस बॉडीज का यूज कर रहे हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एंड अदर बॉडीज, फंड्स बोरो करने के लिए, और उसे वो मेन बजट स्टेट बजट में नहीं दिखाते हैं। और इससे होता क्या है कि स्टेट की जो लायबिलिटी है वो पूरे की पूरी हम जान नहीं पाते हैं। तो ये डेट की बात है, तो स्टेट डेट इज नॉट सस्टेनेबल। टोटल कंबाइंड 23.42% है, लेकिन 13 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 33.1% की जो एक डेट लिमिट थी उसे ब्रीच कर दिया गया, मतलब कर दी है। सो ये एक प्रॉब्लमेटिक इश्यू है। नाउ फिस्कल रिस्क एंड लीकेजेस के बारे में बात भी की है ये, मतलब कैग के रिपोर्ट में। तो यहाँ देखते हैं सब्सिडी कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो अबाउट 73% जितनी स्टेट सब्सिडीज जो है, स्टेट जितनी सब्सिडी देते हैं वो दो ही सेक्टर में कॉन्सेंट्रेटेड है। एक है एनर्जी, मतलब कि पावर सेक्टर, एंड सेकेंड इज एग्रीकल्चर। तो ये दो चीज के लिए ही ज्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है। तो सब्सिडी कॉन्सेंट्रेटेड है जस्ट इन 2 सेक्टर्स। तो ये भी आपको पूछ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू publication of State Finance 6/23/24 by CAG, which sectors receive the highest subsidies?
ओके, तो ये कौन से होंगे? एनर्जी एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। नाउ लिक्विडिटी स्ट्रेस की बात करें तो 16 स्टेट्स है 28 में से जो कंटिन्यूअसली वेज एंड मींस एडवांसेस एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज जो आरबीआई प्रोवाइड करती है उसके ऊपर डिपेंडेंट है टू मैनेज कैश फ्लो। ठीक है, और उसमें तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश जो है वो हाई डिपेंडेंट है ये WMA एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के ऊपर। फर्स्ट, व्हाट इज वेज एंड मींस एडवांसेस? तो आरबीआई के थ्रू ये फैसिलिटी स्टेट को प्रोवाइड की जाती है। सी, स्टेट्स कैन बोरो थ्रू रेपो रेट, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट से के थ्रू वो लोग बोरो कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज से उन्होंने लोन्स ले चुका है स्टेट गवर्नमेंट्स फ्रॉम आरबीआई। अब होगा क्या कि ये सारी लोन्स है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए दी जाती है, बट अगर शॉर्ट टर्म के लिए कुछ लिक्विडिटी क्रंच हो रहा है तो स्टेट्स को अगर शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब कि कैश फ्लो की बात हो रही है यहाँ पे, इसका मतलब ये है, कैश फ्लो का मतलब है कि शॉर्ट टर्म के लिए। तो जब शॉर्ट टर्म के लिए अगर लिक्विडिटी क्रंच आता है, मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए पैसे कम पड़ते हैं, तो उसके लिए आरबीआई की ये फैसिलिटी है फॉर स्टेट्स एंड सेंटर ऑल्सो कि वो वेज एंड मींस एडवांसेस के थ्रू पैसे बोरो कर सकते हैं आरबीआई से। यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म मतलब कितना, ये लोग पैसे बोरो कर सकते हैं 3 मंथ्स के लिए ओनली। 3 मंथ्स के लिए जस्ट बोरो कर सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, आज मेरी पेन में बहुत प्रॉब्लम है, जस्ट बोल रही हूँ, वो सुन लीजिएगा। सो 3 मंथ्स के लिए ये वेज एंड मींस एडवांस फैसिलिटी के थ्रू आरबीआई से स्टेट्स बोरो कर सकते हैं। 3 मंथ्स के अंदर ये लोन उनको रीपेमेंट करनी पड़ेगी। ये वेज एंड मींस एडवांसेस जो है वो रेपो रेट पे ही दिए जाते हैं, मतलब कि इंटरेस्ट आरबीआई रेपो रेट जितना ही लेते हैं। अब होता क्या है कि अगर 3 मंथ्स के अंदर अगर कोई भी स्टेट ये वेज एंड मींस एडवांसेस के थ्रू जो भी पैसे लिए हैं वो अगर वापस नहीं कर पाते हैं तो उसे कहेंगे कि ये ओवरड्राफ्ट हो गया। एंड ओवरड्राफ्ट और 90 डेज के लिए होता है, ठीक है। और ओवरड्राफ्ट अगर होते हैं तो उनके ऊपर रेपो रेट प्लस सम इंटरेस्ट आरबीआई डिसाइड करती रहती है उसके ऊपर, ठीक है, कि कितना लेंगे, तो वो कुछ और इंटरेस्ट उनसे वसूल किया जाता है। ओके, एंड तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश तो बहुत ही डिपेंडेंट है ये वेज एंड मींस एडवांसेस एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है, इवन ये वेज एंड मींस एडवांसेस कितने ले सकते हैं उसकी लिमिट भी आरबीआई टाइम टू टाइम फिक्स करती है। ओके, तो वो हर बार अलग अलग होती है, तो वो लिमिट आपको नहीं पूछे, बट हाँ, यहाँ पे अगर पब्लिकेशन ऑफ स्टेट फाइनेंसेस रिपोर्ट में इसकी बात की गई है तो डब्ल्यूएमए के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज डब्ल्यूएमए, व्हाट इज ओवरड्राफ्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट देते हैं। और ये भी चीज तो ठीक नहीं है ना कि उनके पास उतने पैसे नहीं होते कि उनको बार बार ये डब्ल्यूएमए और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के थ्रू पैसे लेने पड़ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज इनएक्टिव पीएसयूज की बात करें तो एक्चुअली यही रिपोर्ट में 308 इनएक्टिव स्टेट पब्लिक एंटरप्राइजेस है, ये चीज बताई गई है। तो और वो भी है कि ये सारी जो स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है ये रिसोर्सिस को ड्रेन करती है विदाउट कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी, मतलब कि कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है लेकिन रिसोर्सेस तो यहाँ से ड्रेन हो रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आप सोचो ना कि रिसोर्सेज जो है वो यूज्ड अप नहीं हो रहे हैं ना, कोई काम तो हो नहीं रहा ना, वहां से कोई पैसा आ रहा है, ये जस्ट ऐसे ही पड़ी है। तो इंटरेस्ट, अगर यही पैसे अगर मोनेटाइज की जाए ये एसेट्स को और अगर पैसे मिल पाए स्टेट्स को तो क्या होगा कि स्टेट्स उसको और कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, तो ये बात थी। दूसरी बात ये रिपोर्ट में की गई है कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटिंग इश्यूज उसके बारे में भी है। तो एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी नहीं है, स्टेट्स जो बोरोइंग करती है तो यहाँ पे दूसरा ऐसा है कि स्टेट्स जो है ना ये माइनर हेड 800 उसको बहुत यूज करते हैं और कैग ने उसको क्रिटिसाइज किया है कि एक्सेसिव यूज है, ठीक है। और ये माइनर हेड 800 का मतलब क्या है, अदर एक्सपेंडिचर एंड रिसिट्स, मतलब कि प्रॉपरली ये नहीं बताया जाता है कि खर्चा कहाँ पे हुआ, जस्ट लिख देते हैं माइनर हेड 800 के अंदर में, मतलब कि अदर एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट हम भी करते हैं ना। कभी अगर हमारा खर्चा हिसाब करने बैठते हैं और नहीं मिलता है तो फिर मिसलेनियस है ना, उसमें हम लिख देते हैं अदर खर्चा। तो ये चीज ये लोग कर रहे हैं और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अकाउंट ऑपेक हो रहे हैं और एक्चुअल जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ना उसका नेचर यहाँ पे हाइड हो जाता है, मतलब पता नहीं चलता कि खर्चा किधर हो रहा है, कहाँ पे पैसे जा रहे हैं, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, ये चीज पता नहीं चल रही है। तो एक्सपेंडिचर एंड रिसिट्स के लिए ये जो माइनर हेड 800 का यूज बार बार किया जाता है ये ट्रांसपेरेंसी
को रोकता है, मतलब कि ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं फिर रिकॉर्ड्स। ओके, नाउ नॉन कंप्लायंस की बात करो तो ये भी है कि एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IGAS के थ्रू ही अकाउंट मेंटेन करने होते हैं स्टेट्स को। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स है कि जो फेल हो जाते हैं, मतलब कि यही है कि गवर्नमेंट जो गारंटीज देती है उसको भी ये वाले जो स्टैंडर्ड्स है ना, IGAS स्टैंडर्ड्स, उसके हिसाब से उनको मेंटेन करना पड़ता है। तो ये जो रिकॉर्ड्स है वो इस तरह से मेंटेन नहीं करते हैं, मतलब अकाउंटिंग इस तरह से नहीं करते हैं, और उसकी वजह से होता क्या है कि कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है दो दो स्टेट्स के बीच में, और कैग को फिर वो बहुत ज्यादा, मतलब उसके अंदर टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो ये चीज है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटिंग इश्यूज भी स्टेट्स में देखे गए हैं। तो ये था पब्लिकेशन ऑन स्टेट फाइनेंसेस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। चलिए जाते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए एंड आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन हमने अभी जो टॉपिक किया उसके ऊपर से ही था, तो आई होप कि आपको आया होगा, आप अटेंड कर पाए होंगे इसको करेक्टली। चलिए, क्वेश्चन इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स कमिटेड एक्सपेंडिचर। कमिटेड एक्सपेंडिचर का मीनिंग पूछा है। तो ऑप्शन ए इज स्पेंडिंग ऑन सैलरीज, पेंशंस एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स दैट कैन नॉट बी इजीली रिड्यूस्ड। सेकेंड ऑप्शन इज expenditure mandated by the Finance Commission for Infrastructure Development. C. Capital outlay dedicated strictly to centrally sponsored schemes. Option D. Funds set aside for the repayment of principal amount of market borrowings. तो इसमें से बेस्ट क्या होगा? कमिटेड एक्सपेंडिचर कौन सा है? सी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ऐसे कोई मैंडेशन नहीं है, फाइनेंस कमीशन में मैंडेटरी नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी ये तो आएगा नहीं कमिटेड एक्सपेंडिचर में। स्टेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। देन कैपिटल आउटले की बात है तो ये भी है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए, तो ये भी तो एक्सप्लेन नहीं करता है। देन फंड्स सेट असाइड फॉर द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, तो ये भी नहीं है। और एक्चुअली यहाँ पे कैपिटल की बात करो, यहाँ पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करो तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो गई, ठीक है। और यहाँ पे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात है। सो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर की ऐसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जिसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते, वही कमिटेड हो गया ना, ऑलरेडी मैंने ये समझाया हुआ है। सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए एंड आंसर दीजिए। हो गया। Question is regarding the Export Preparedness Index 2024. Consider the following pairs of pillars and their respective weightages. तो देखिए, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 जो रिलीज हुआ है उसके अंदर, ये इंडेक्स के अंदर कितने पिलर्स है? 4 पिलर्स की बात है, और उसके रिस्पेक्टिव वेटेजेस कितने हैं। फर्स्ट पिलर इज यहाँ पे जो दिया गया है, इट इज बिजनेस इकोसिस्टम, जिसको 40% वेट दिया गया है। एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 20%, देन पॉलिसी एंड गवर्नेंस 20%, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस 20%। हाउ मेनी ऑफ द अबाउ पेयर्स आर करेक्टली मैच? तो इसमें से कौन सी करेक्ट है? एक्चुअली फ्रेंड्स, ये चारों चार करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इज हाउ मेनी, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल 4 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। अभी देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। कैसे याद रखना है ये भी मैं बताऊंगी। चलिए, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024, चलो। और ये कौन रिलीज करता है? ये रिलीज करता है नीति आयोग। ये जनवरी 2026 में रिलीज हुआ है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024। ओके, ये 4th एडिशन है ये रिपोर्ट की। फर्स्ट एडिशन वाज इन 2020। ओके, अब ये जो रिपोर्ट है ये क्या इवेल्युएट करता है? तो इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो है उसका नेशनल गोल जो हमारा है $1 ट्रिलियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स 1 ट्रिलियन होने चाहिए बाय 2030। ये जो हमारा एक नेशनल गोल है उसको फुलफिल करने में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो है उसकी रेडीनेस कितनी है, एक्सपोर्ट रेडीनेस, ये इवेल्युएट करता है। दूसरा कि इवन विजन है हमारा विकसित भारत एट 2047, तो उसको भी ये सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बारे में भी ये देखता है कि एक्चुअली स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऑब्वियसली विकसित होना है तो हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी पैसे आएंगे ना हमारे पास। सो ये चीज है। तो एक्चुअली कुछ नहीं है कि एक्सपोर्ट रेडीनेस कितनी है।
अपनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो है उसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल यहाँ पे देखते हैं ये रिपोर्ट में। नाउ इंडेक्स जो है उसके अंदर 4 पिलर है, 13 सब पिलर्स है एंड 70 इंडिकेटर्स है। तो ये नंबर्स फ्रेंड्स याद रखने हैं। जैसे कि जीपीएससी की बात करें तो उसमें ये नंबर्स आपको पूछ सकते हैं। ओके, मतलब कोई भी स्टेट पीएससी के अंदर, इवन यूपीएससी में भी हो सकता है कि कितने पिलर्स है। तो 4 पिलर है टोटल, 13 सब पिलर्स एंड 70 इंडिकेटर्स है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि कौन से पिलर्स है और कौन से सब पिलर्स है। ऑब्वियसली इंडिकेटर्स आप याद नहीं रख पाओगे बट मेन पिलर्स यू शुड रिमेंबर। चलिए तो अभी यहाँ देखते हैं कि पिलर कौन सा है। फर्स्ट पिलर इज बिजनेस इकोसिस्टम, जिसका वेट हाईएस्ट है 40%। तो ये भी आपको पूछ सकते हैं कि हाईएस्ट वेट नीचे में से कौन से इंडिकेटर को दिया गया है, विच इज बिजनेस इकोसिस्टम को। ओके, और कितना है 40%। नाउ इसके अंदर सब पिलर्स कौन से आएंगे। बिजनेस इकोसिस्टम का मतलब क्या है, बिजनेस इकोसिस्टम क्या क्या बनाता है, मतलब बिजनेस इकोसिस्टम बनाने के लिए कौन सी चीजें जरूरी होती है। तो मैक्रो इकोनॉमी कैसी है उसकी, ठीक है, कि ओवरऑल इकोनॉमी व्यू यहाँ पे लिया जाता है कि ओवरऑल इकोनॉमी कैसी है। देन कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस कैसी है, कि सपोज 2 स्टेट्स है, अब 2 स्टेट्स वो अगर कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कौन से स्टेट की प्रोडक्ट ज्यादा कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है। दूसरा कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस ऐसे आता है कि अगर सपोज महाराष्ट्र कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है और वही चीज चाइना भी एक्सपोर्ट कर रही है यूएसए के अंदर सपोज, ठीक है, तो यूएसए के लोग चाइनीज प्रोडक्ट खरीदेंगे कि हमारी प्रोडक्ट खरीदेंगे, कौन सी कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है, कौन सी सस्ती पड़ती है उनको, ठीक है ना, कौन सी चीपर है प्रोडक्ट, चाइना की या इंडिया की या वो स्टेट की, इसे कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस कहेंगे। देन नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल। ऑब्वियसली एक्सपोर्ट करना है तो आपको ह्यूमन कैपिटल अच्छा होना चाहिए, स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल इज रिक्वायर्ड। सो ये भी देखते हैं यहाँ बिजनेस इकोसिस्टम में। देन फाइनेंस एक्सेस, की फाइनेंशियली फाइनेंशियल एक्सेस जो है वो स्टेट्स को कैसा है, इजीली अवेलेबल है, फंडिंग या लोन्स इजीली मिलती है कि नहीं, तो ये चीज। एंड एमएसएमई इकोसिस्टम, कोई भी स्टेट्स में अगर हम देखें तो एमएसएमईज आर इंपॉर्टेंट सेक्टर की जो कंट्रीब्यूट करता है एक्सपोर्ट में। सो एमएसएमई इकोसिस्टम कैसी है, ये बिजनेस इकोसिस्टम में देखा जाता है। सो याद रखना है कि बिजनेस इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमी, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, ह्यूमन कैपिटल, फाइनेंस एक्सेस, एमएसएमई इकोसिस्टम। नाउ नेक्स्ट पिलर इज एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसको 20% जितना वेट दिया गया है। एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है लॉजिस्टिक्स, टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है गुड्स की, ठीक है, तो जो भी हिंटरलैंड है जहां पे एक्चुअली प्रोडक्शन हो रहा है वहां से पोर्ट कनेक्टिविटी या एयरपोर्ट कनेक्टिविटी कैसी है, रोड्स एंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो लॉजिस्टिक्स के अंदर ट्रक्स एंड कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज एंड पूरी सप्लाई चेन की बात आती है। सो लॉजिस्टिक्स कैसा है। देन कनेक्टिविटी कैसी है, कि जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है वो चीजों को एक्सपोर्ट करने के लिए कनेक्टिविटी है कि नहीं, ऑलमोस्ट लॉजिस्टिक जैसे ही बात आ जाएगी। देन यूटिलिटीज, जैसे कि पावर एंड वाटर, तो कोई भी इंडस्ट्री है उसको एस्टेब्लिश होना है, अगर काम करना है तो पावर एंड वाटर ये 2 चीज तो बेसिक है ना, तो ये भी है कि नहीं है, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है स्टेट का, कि जो भी एक्सपोर्ट यूनिट है, जो ऐसे एक्सपोर्ट कैपेबल यूनिट है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसको 20% वेट दिया गया है। देन पॉलिसी एंड गवर्नेंस इज द नेक्स्ट पिलर, उसको भी 20% वेटेज दिया गया है। तो यहाँ पे अभी गवर्नेंस कैसा है एक्सपोर्ट रिलेटेड, पॉलिसी कैसी है स्टेट की, तो स्टेट एक्सपोर्ट पॉलिसीज, ठीक है, स्टेट एक्सपोर्ट पॉलिसी कैसी है, कोई भी स्टेट की अगर बात करो तो उसकी एक्सपोर्ट पॉलिसी कैसी है, वो सपोर्ट करती है एक्सपोर्ट को कि नहीं करती है, ठीक है। देन इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी कितनी है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी का मतलब है कि ऐसी सही में कोई प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, इतना प्रोडक्शन हो रहा है एक्सपोर्ट, मतलब सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो ही एक्सपोर्ट करेंगे ना, अगर वही चीज अगर देश के अंदर कंज्यूम हो रही है तो वो तो चलेगा नहीं। तो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी मतलब कि कितनी इंस्टीट्यूट है, ये सारी चीजें हैं। देन रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस, ठीक है, तो रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस कितना है, कि किसी को एक्सपोर्ट करना है तो 10 फॉर्म भरने पड़ेंगे, 4 मतलब कस्टम्स क्लियरेंस जल्दी से नहीं होता है, तो ये सारी बातें हैं। ओके, सो ये सारी चीजें पॉलिसी एंड गवर्नेंस वाले पिलर में आएगी। देन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसा है, आप एक्चुअल परफॉर्मेंस देखेंगे, उसको भी 20% वेटेज दिया गया है। तो एक्चुअली एक्सपोर्ट आउटकम कैसे है कोई भी स्टेट के, कि वो सही में कितना एक्सपोर्ट कर पाते हैं।
देन प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कितना है कि कोई एक स्टेट है जो सिर्फ 2-3 चीजें ही एक्सपोर्ट करता है, लेकिन कोई और एक स्टेट है कि जो 20 चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसे कहेंगे प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, कि कितनी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। और एक्चुअली जितना डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा होगा उतना पोटेंशियल अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि सपोज हो ही सकता है कि जो चीज, सपोज एक या दो चीजें ही अगर एक्सपोर्ट करता है कोई स्टेट, और कोई एक चीज की डिमांड ही इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गई, तो क्या होगा कि एक्सपोर्ट कम हो जाएगा ना वो स्टेट का। लेकिन अगर 20 चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है तो सपोज एक चीज की डिमांड कम भी हो जाए तो बाकी की 19 चीजें हैं उसके पास एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। देन ग्लोबल मार्केट एक्सेस कैसा है, कि एक्चुअली मार्केट एक्सेस है कि नहीं, उसके पास पोर्ट्स है कि नहीं, पोर्ट तक चीजें पहुंच जा सकता है कि नहीं ये स्टेट, एयरवेज के थ्रू। ठीक है, उसका एक्चुअली मार्केट एक्सेस कैसा है, इसे कहेंगे एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। एंड सी, आप लोग सोचोगे कि यार मैम यहाँ पे तो अभी ये परसेंटेज कैसे याद रखने हैं, तो देखो बहुत इजी है, जस्ट एक ही है बिजनेस इकोसिस्टम जिसका 40% है, बाकी तीनों का 20% है। तो याद रह सकता है ना, 100% में से 40% एक को और बाकी तीनों को 20-20-20। हाँ, ये याद रखना है कौन से पिलर्स है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स यूपीएससी एंड जीपीएससी में कि पिलर्स कौन से हैं, तो बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी एंड गवर्नेंस एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, और उसके अंदर के सब पिलर्स भी आप वैसे देखोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि ये चीज किसके अंदर आएगी। चलिए आगे चले। नाउ ऑब्वियसली इट इज एन इंडेक्स है, तो ये इंडेक्स में एक्चुअली स्टेट्स को कैटेगराइज किया गया है अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो कितने कैटेगरी के स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे दो कैटेगरी में स्टेट्स को डिवाइड किया गया है। वन इज लार्ज स्टेट्स और दूसरी कैटेगरी इज स्मॉल स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, अब ये कैसे डिसाइड किया गया है कि कौन से स्टेट को लार्ज स्टेट कहेंगे एंड कौन से स्टेट को ये दूसरी सेकेंड कैटेगरी में डालेंगे, तो ये है बेस्ड ऑन लैंड एरिया। एक तो लैंड एरिया अगर लार्जर है तो वो लार्ज स्टेट कहा जाएगा, या तो लैंड एरिया कम है बट पॉपुलेशन इज मोर, तो पॉपुलेशन वाइज भी लार्ज स्टेट हो सकता है। एंड जीएसडीपी, कि अगर उसका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका जीडीपी अगर ज्यादा है तो भी उसे हम लार्ज स्टेट में कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 3 क्राइटेरिया है, इससे कैटेगराइजेशन किया जाता है। तो ये भी याद रख लीजिएगा कि लैंड एरिया, पॉपुलेशन एंड जीएसडीपी, ये क्राइटेरिया के बेसिस पे स्टेट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। वन इज लार्ज स्टेट्स एंड सेकेंड इज स्मॉल स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब एक्चुअली ये दोनों कैटेगरी के अंदर फिर स्टेट्स को और 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ओके, तो लार्ज स्टेट में भी ये तीनों कैटेगरी आएगी एंड स्मॉल स्टेट्स में भी ये तीनों कैटेगरी आएगी। अब ये कैटेगरीज क्या है, एस्पायरर्स फर्स्ट है। ठीक है, आप भी एस्पायर हो ना एग्जाम देने के लिए, तो एक होगा एस्पायरर्स। यहाँ पे यही है कि एट द अर्ली स्टेज ऑफ एक्सपोर्ट पोटेंशियल, मतलब कि अभी एक्चुअली ऐसा है कि ये जस्ट डेवलप कर रहे हैं अपना पोटेंशियल, अभी तक एक्सपोर्ट उतना नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट अभी कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन जो अपना डिस्ट्रिक्ट एज एन एक्सपोर्ट हब, ये स्कीम के अंडर में वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि उनकी कुछ लोकल कुछ चीजें मैन्युफैक्चर हो रही है और उसके लिए एक्सपोर्ट मार्केट वो लोग ढूंढ रहे हैं, ग्लोबल मार्केट ढूंढ रहे हैं और उसको प्रमोशन कर रहे हैं, तो उसे एस्पायरर कहेंगे कि अभी भी वो एक एस्पिरेंट है, अचीव नहीं कर पाए हैं कुछ। ठीक है, सो एक ये होगा। दूसरा होगा चैलेंजर्स, कि वो अभी चैलेंज ले रहे हैं एक्चुअली। ओके, तो यहाँ पे क्या है, उनका पोटेंशियल, एक्सपोर्ट पोटेंशियल अब इमर्जिंग फेज में है, कि अब बढ़ रहा है, धीरे धीरे उनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ रहा है। ओके, एंड लीडर्स मतलब कि ऑलरेडी टॉपर्स। ठीक है, आप लोगों में से जब टॉपर्स बनोगे तो ये कैटेगरी में आ जाओगे, स्टेट वाली। ओके, तो डेमोन्स्ट्रेट हाई एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, के ऑलरेडी अच्छा सा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो ये दोनों जो कैटेगरीज है, लार्ज स्टेट्स एंड ये वाली स्मॉल एसएसएनई एंड यूटीज, तो ये जो 2 कैटेगरीज है, इस तीनों में स्टेट्स में ये कुछ एस्पायरर्स होंगे, कुछ चैलेंजर्स होंगे एंड कुछ लीडर्स होंगे। तो रैंकिंग इस तरह से उनका किया जाएगा, बिकॉज इट इज अ इंडेक्स, तो रैंकिंग तो होगा। चलिए अब हम रैंकिंग देख लेते हैं। तो रैंकिंग्स की बात करें तो लार्ज स्टेट्स के अंदर टॉप परफॉर्मर इज महाराष्ट्र। ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट महाराष्ट्र ने किया है, उसको फर्स्ट नंबर मिला है। देन तमिलनाडु, थर्ड इज गुजरात, फोर्थ इज उत्तर प्रदेश एंड फिफ्थ इज आंध्र प्रदेश। तो जीपीएससी वाले खास याद रखना कि गुजरात लार्ज स्टेट में रैंकर नहीं है, टॉप परफॉर्मर नहीं है। ठीक है, ये सारे लार्ज स्टेट्स के अंदर हम नो डाउट उनको ये वाली कैटेगरी में ही डालेंगे, लीडर्स कैटेगरी में ही आएंगे, बट
First is Maharashtra, Tamil Nadu and Gujarat is at the third place. Then Uttar Pradesh and Andhra Pradesh. Now small states, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो उसमें टॉप कौन है? उत्तराखंड, टॉप रैंकर उत्तराखंड है। देन जम्मू एंड कश्मीर सेकंड पे है, याद रखना ये फ्रेंड्स। देन नागालैंड, DNN एंड DND मतलब डू नॉट डिस्टर्ब नहीं, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, तो वो है। एंड लास्ट इज गोवा। तो ये रैंकिंग भी आपको याद रखना है। तो महाराष्ट्र फर्स्ट है, तमिलनाडु सेकंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश लार्ज स्टेट में, एंड स्मॉल स्टेट्स वाले कैटेगरी में उत्तराखंड, JNK, नागालैंड, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड गोवा। चलिए आगे जाए। अब एक्चुअली ये जो इंडेक्स है 2024 का, तो उसके अंदर ना कुछ इनोवेशन और कुछ चेंजेस किए गए हैं ये वाले इंडेक्स में, ये सीरीज में। तो यहाँ पे नए डायमेंशंस कौन से लाए गए हैं, तो 2024 एडिशन में स्पेसिफिक फोकस दिया गया है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड MSME इकोसिस्टम पे। तो एक्चुअली क्या है कि इंडेक्स है तो वेटेज भी दिया जाता है। तो ये क्या है, सब पिलर्स है अपने, पिलर्स का वेटेज तो हमें पता है, इसके अंदर भी अब जो सब पिलर्स है ना उसमें ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड MSME इकोसिस्टम को ज्यादा वेटेज दिया गया है। नाउ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक अप्रोच यहाँ पे लिया गया है। तो यहाँ पे अभी ये इंडेक्स से डिस्ट्रिक्ट को अब कॉम्पिटिटिवनेस के कोर यूनिट्स देखा जाएगा। इसका मतलब यही है कि डिस्ट्रिक्ट के बीच में अब कंपटीशन, स्टेट्स के बीच में नहीं कर रहे ये लोग, कि कौन से स्टेट में ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है कि जो हाई एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह से इन शॉर्ट। और यहाँ पे रिपोर्ट में ये हाईलाइट किया गया है कि इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट जो है, इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट के 88% जितना एक्सपोर्ट सिर्फ टॉप 100 डिस्ट्रिक्ट्स करते हैं। ठीक है, तो 100 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे है कि जो 88% जितना एक्सपोर्ट कर देते हैं। ओके, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में इतना है। फ्रेंड्स याद रखना, फर्स्ट टाइम रिलीज हुआ था 2020 में, और कौन इसे रिलीज करता है? नीति आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए एंड आंसर दीजिए। इजी क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इमर्ज्ड एज अ टॉप परफॉर्मर अमॉन्ग लार्ज स्टेट्स इन द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024? अब तो पता है ना हमें, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र। ओके, चलिए आगे चलते हैं, पढ़िए फटाफट। हो गया। द एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन EPM announced in 2025 primarily focuses on which of the following? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, रिड्यूसिंग ट्रेड डेफिसिट विथ EFTA countries specifically. Second is providing 100% credit guarantee to all first-time exporters. Enhancing competitiveness for MSMEs and labor-intensive sectors, या phasing out the district as export hubs initiative. तो चलिए, यहाँ पे अगर आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, ऐसे समझते हैं, तो कैसे आप इसको अटेंड कर सकते हो? सबसे पहले तो आप जो एकदम रॉन्ग है वो क्वेश्चन को देखिए। तो देखते हैं यहाँ पे ये कि 100% क्रेडिट गारंटी हर फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स को दी जाएगी, ऐसे हो सकता है? नहीं ना, 100% गारंटी कभी कोई नहीं देता। यहाँ पे गारंटी गवर्नमेंट देती है, बट वो कुछ परसेंटेज होती है। ठीक है, सो ये तो नहीं ही हो सकता कि 100% गारंटी नहीं देगी गवर्नमेंट। देन ये वाला देखिए कि फेजिंग आउट डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स इनिशिएटिव, ये अभी फेज आउट थोड़ी करेंगे, यहाँ पे तो एक्सपोर्ट प्रमोशन करना है ना, तो ये भी गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। अब दो स्टेटमेंट रहे 50-50, तो अगर ऐसे होता है कि आप दो भी अगर एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस, तो आपको ये अटेंड करना चाहिए आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर भी थोड़ा अगर सोचोगे तो रिड्यूसिंग ट्रेड डेफिसिट विथ EFTA कंट्रीज स्पेसिफिकली, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात की गई है और यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस करने की बात की गई है, तो वो तो नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन यहाँ देखो कि MSME की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाओ और लेबर इंटेंसिव सेक्टर की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाओ, तो ये फोकस होगा। अगर आप लेबर इंटेंसिव सेक्टर और MSME की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। सो ये वाला आंसर हो सकता है। फिर भी अगर आप ये दोनों में कंफ्यूज हो, A और C में, तो आपको अटेंड करके आना चाहिए। 50-50% चांसेस हो ही सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए एंड आंसर दीजिए। हो गया। चलिए, रिगार्डिंग द रिवीजन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स टू द बेस ईयर 2024 कंसिडर द फॉलोइंग चेंजेस। एंड फ्रेंड्स, ये तो आपको आना चाहिए था। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये क्वेश्चन आप अटेंड कर पाए होंगे करेक्टली, बिकॉज ये चीज मैंने कवर की है ऑलरेडी वीकली करंट अफेयर्स में। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। The first statement is the number of weighted items in the basket has increased from 299 to 358. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। For the first time, rural rent has been included in the housing index. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, अगर आपने वो वीडियो भी देखा होगा या फिर अगर इसे पढ़ा होगा आपने तो आपको पता होगा। And next is the weightage of food and beverages has been increased to reflect rising food cost. नहीं फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे फूड एंड बेवरेजेस का वेटेज को इंक्रीज नहीं किया गया है सीपीआई में, नए सीपीआई में। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओनली 1 and 2 ओनली आर करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। सीपीआई के बारे में हम रिवाइज कर ही लेते हैं। अच्छा, इससे पहले और एक क्वेश्चन अटेंड कीजिए। हो गया। चलिए, as per the new CPI 2024 series, which of the following items was removed from the basket? Okay, now देखिए यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये क्वेश्चन तो आपको अटेंड करना ही चाहिए अगर आपने सीपीआई सीरीज के बारे में नहीं पढ़ा तो भी। आप जस्ट सोचिए और देखेंगे ना ऑप्शंस, तो भी आपको पता चलेगा। देखिए, ऑप्शन ए इज ऑनलाइन मीडिया स्ट्रीमिंग सर्विसेज, ठीक है। देन वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स, VCR, VCD, DVD प्लेयर्स एंड एक्सरसाइज इक्विपमेंट। अब आप सोचिए कि इनमें से कौन सी चीजें ऐसी है कि जिसका यूज अभी बढ़ रहा है और कौन सी चीजें ऐसी है कि जो अब यूज नहीं करते हम, जिसके पीछे हम अब खर्चा नहीं करते हैं। तो देखो यही है ना एक चीज, जैसे कि ऑनलाइन मीडिया स्ट्रीमिंग सर्विसेज, तो वो तो एक्चुअली उसका यूज तो बढ़ रहा है ना। Then value added dairy products, obviously we are eating more cheese nowadays. Okay, तो डेयरी प्रोडक्ट्स तो बढ़ रही है, नए नए टाइप के आइसक्रीम्स एंड ऑल दैट। तो ये तो ऑब्वियसली रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि आज इसको कंज्यूम कर रहे हैं लोग, एंड इट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ना। देन एक्सरसाइज इक्विपमेंट, इसका यूज भी तो अभी बढ़ा है, लोग अभी हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं ना, तो एक्सरसाइज इक्विपमेंट भी आज के दिन में लोग खरीदते हैं, तो वो भी नहीं। लेकिन ये देखो वीसीआर, कौन वीसीआर टेप लाता है? डीवीडी, वीसीडी प्लेयर्स, ये सारी चीजें अब थोड़ी हम खरीदते हैं, अब तो हम ऑनलाइन ही देख लेते हैं ना। हमें अगर कोई भी मूवी देखना है तो हम ढूंढ लेते हैं ऑनलाइन और मिल भी जाता है हमें। सो ये चीजें आज के दिन में यूज में नहीं है, और इसीलिए ये चीज यूज में नहीं होने की वजह से उसे रिमूव कर दिया है बास्केट से, कि आज के दिन में जब वो चीज खरीदते ही नहीं है तो फिर कंज्यूमर प्राइस उसका क्या डिसाइड करेंगे, ये ऑब्सोलेट आइटम्स हो गई है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो ये देखो, कुछ होता है, आप यहाँ पे जस्ट पढ़ोगे कि न्यू सीपीआई सीरीज अब नहीं अटेंड करना, मैंने पढ़ा ही नहीं है, ऐसे मत करो, एक बार देख लिया करो। थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगा होगा तो भी आप कभी भी गेस करके भी आंसर दे सकते हो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम एक्चुअली ये न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीरीज 2024 जो है उसके बारे में देखते हैं। तो कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी, उसने रिलीज किया है नया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीरीज, और बेस ईयर को 2011-12 से 23-24 किया है। काफी बार फ्रेंड्स स्टेट पीएससी में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि नए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीरीज में बेस ईयर को 23-24 किया गया है, तो पुराना बेस ईयर क्या था? ओके, तो ये 2011-12 था, वहां से 23-24 कर दिया गया है। नाउ ये जो सीपीआई है, एक्चुअली सीपीआई क्या है? सबसे पहले तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? तो ये हाउस होल्ड्स, जो कंज्यूमर्स हैं, वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करते हैं उसके प्राइजेस के चेंज में, ठीक है, एवरेज चेंज को मेजर करता है, उसे हम सीपीआई कहेंगे। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब कि कंज्यूमर्स जो प्राइजेस से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं उसके अंदर जो चेंजेस है ना,
उसे मेजर करता है, मतलब कि चेंज है, बढ़ भी सकता है, प्राइस कम भी हो सकते हैं, इस पूरे चेंज को यहाँ पे। और ये चेंज कैसा होना चाहिए? एवरेज चेंज, मतलब कि हर एक आइटम्स को देखा जाता है यहाँ पे। ओवरऑल इकोनॉमी में प्राइसेस क्या क्या है, बढ़ रहे कि कम हो रहे, इसको यहाँ पे मेजर किया जाता है। और ये एक्चुअली एक की इंडिकेटर है रिटेल इन्फ्लेशन का, ठीक है, जो आरबीआई अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं ना, उसके अंदर यूज करते हैं। सो सीपीआई को अब मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन के लिए आरबीआई यूज करता है, ठीक है। तो रिटेल इन्फ्लेशन का ये की इंडिकेटर है कि इन्फ्लेशन हो रहा है या डिफ्लेशन हो रहा है, जो भी है। ओके, चलिए नाउ यहाँ पे ये जो आइटम्स जो है उसे रिवाइज किया गया है यहाँ पे। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा ना, फर्स्ट स्टेटमेंट वाज करेक्ट इन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीपीआई। तो ये जो रिवाइज किया गया है आइटम वेट्स को, वो किस तरह से? तो यहाँ पे एक लेटेस्ट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ है, HCES 23-24। तो ये जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है HCES, उसके हिसाब से जो भी लेटेस्ट है, उसके हिसाब से आइटम वेट को रिवाइज किया गया है। एंड फ्रेंड्स, आपको मुझे बताना है कि ये सर्वे कौन करता है। ओके, तो ये हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे वो किसने किया या कौन करता है, ये चीज आपको कमेंट करके मुझे बतानी है, भूलना मत, मुझे कमेंट करके बताइएगा। जाए आगे। अब सीपीआई का रिवीजन क्यों करना है ना, हमारा तो सिलेबस बढ़ रहा है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ रहा है, ये सारी चीजें, तो क्यों करना है सीपीआई का रिवीजन? चलिए देखते हैं। एक्चुअली सबसे बड़ी बात यही है कि कंजम्पशन पैटर्न्स ये ओवर द टाइम इवॉल्व होती है और ओल्ड वेट्स आउटडेटेड हो जाते हैं। एक्चुअली अभी हमने देखा ना कि अब डीवीडी प्लेयर कौन खरीदता है, वीसीआर प्लेयर अब थोड़ी ना हम लोग लेते हैं। पुराने जो वो डब्बे वाले जो टीवी आते थे, वो टीवी थोड़ी आज हम यूज करते हैं, खरीदेंगे तो नहीं ना, जिसके पास है वो यूज कर रहे हैं, सेकेंडरी मार्केट में वो बिक रहा है, लेकिन नया तो प्रोडक्शन नहीं होगा उसका और ना ही हम परचेस करने वाले हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि ओवर द टाइम आप देखना कि कुछ चीजें ऐसी होंगी कि जिसका यूज हम बंद कर देंगे और नई चीजें हम यूज करना स्टार्ट करेंगे। सो जब ऐसे होगा ना फ्रेंड्स, तो क्या होगा कि पुराने जो वेट है उसके हिसाब से अगर आज हम सीपीआई मेजर करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। 10 साल पहले 2011-12 में हम क्या खाते थे या क्या कंज्यूम करते थे, क्या चीजें खरीदते थे, उससे आज बहुत चीजें चेंज हो गई है, ठीक है ना। आज के दिन में वाईफाई इज अ नेसेसिटी, उसके बिना नहीं चलेगा। 2011-12 में वाईफाई ओके चलता था, ब्रॉडबैंड खरीदते थे तब हम, अगर आपको याद है तो वो डोंगल्स आते थे, 3G डोंगल। अब आज के दिन में वाईफाई 5G, ये फैसिलिटीज हमें चाहिए। इसीलिए ओल्ड वेट से नहीं चलेगा, हमें नया वेट्स एंड नई आइटम्स को रिवाइज करना पड़ेगा। इसीलिए सीपीआई चेंज करना, सीपीआई को रिवाइज करना जरूरी है। दूसरा है कि सीपीआई जो है ना, वो करंट स्पेंडिंग बिहेवियर जो है उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए, तो ही एक्यूरेट इन्फ्लेशन डेटा मिलेगा ना। अगर आज हम ओटीटी प्राइवेट सर्विसेज, ठीक है, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं उसको अगर कंसिडर नहीं करते, तो एक्चुअली हम तो खर्चा कर रहे हैं ना, एज अ कंज्यूमर वी आर पेइंग फॉर दैट, बट उसमें जो इन्फ्लेशन आ रहा है वो तो पता नहीं चलेगा ना, कि अगर ये इसमें बास्केट में है ही नहीं सीपीआई के। इसीलिए भी जरूरी है। दूसरा है कि पीरियोडिक रिवीजन से मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी कैलिब्रेशन करने में हेल्प होता है। एक्चुअली ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं कि अब सही में इन्फ्लेशन है कि नहीं है। सही इन्फ्लेशन का पता हमें तब चलता है कि जब हम पीरियोडिक रिवाइज करें उसे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नाउ व्हाट्स न्यू सीपीआई सीरीज में ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो बेस ईयर को अपडेट कर दिया, ठीक है ना। नया बेस ईयर क्या लाए? 2024, इससे पहले 11-12 था, अब 23-24 ले आए। नाउ यहाँ पे यही है कि एक्चुअली इन्फ्लेशन डेटा जो है वो करंट इकोनॉमी और प्राइसेस को रिप्रेजेंट करेगा, ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा। ओके, ये चीज लाए हैं। देन अभी बास्केट ऑफ आइटम्स को भी एक्सपांड किया गया है। आइटम्स पहले कितनी थी, ये अब 11-12 वाले सीपीआई में 299 थी, जो आज बढ़ के 358 हो गई है। तो फ्रेंड्स ये याद रखना है कि 358 हो गई है। देन गुड्स उसमें से कितने हैं? 308 गुड्स एंड 50 सर्विसेज है, वो मिला के 358 होता है। नाउ मॉडर्न आइटम्स जैसे कि ओटीटी सब्सक्रिप्शन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ई कॉमर्स गुड्स उसे भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, मतलब कि ई कॉमर्स में चीजें कितने रुपीज में बेची जाती है, ये चीज, ठीक है। वो लोग डिस्काउंट देते हैं ना, इसलिए। देन ऑब्सलीट आइटम्स को रिमूव किया गया है, जैसे कि वीसीआर है, टेप्स है, टेप रिकॉर्डर्स है, ये सारी चीजें वो
हम लोग लेके घूमते ना, वॉकमैन लेके घूमते थे पहले, अगर सुनना है तो। अब तो अपने पास मोबाइल है, उसमें ही हम गाने सुनते हैं। सो ये सारी चीजें ऑब्सोलीट हो गई हैं। चलिए आगे चलते हैं। मार्केट कवरेज ज्यादा कर दिया गया है, मोर मार्केट कवरेज बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे रूरल मार्केट्स एंड अर्बन मार्केट्स जो है उसको इंक्रीज किया गया है सिग्निफिकेंटली। एंड फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो है ई कॉमर्स, उसके प्राइस डेटा को भी इंक्लूड किया गया है। पहले क्या था कि सपोज हम टीवी खरीद रहे हैं तो टीवी की कॉस्ट अगर हम स्टोर में जाके लेते हैं तो कितनी है वो ही देखते थे। लेकिन अब हम टीवी अगर ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं तो वहां पे क्या प्राइस है सेम टीवी का, ये भी इसको भी इंक्लूड किया गया है। चलिए नाउ क्लासिफिकेशन को रिवाइज किया गया है। जैसे कि पहले 6 ब्रॉड ग्रुप्स थे, अब उसको 12 डिवीजन कर दिया गया है अंडर COI COP इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड के हिसाब से अभी 12 डिवीजन कर दिए गए हैं, क्लासिफिकेशन कर दिया है। और इससे क्या होगा कि ज्यादा ग्रैन्युलर इन्फ्लेशन ट्रैकिंग हो पाएगा अक्रॉस द कैटेगरीज। चलिए नेक्स्ट वेट्स को रिवाइज किया गया है। सी फ्रेंड्स, ये मैंने बहुत अच्छे से कवर कर दिया था, अभी हम रिवाइज कर रहे हैं तो फटाफट मैं करवा रही हूँ। चलिए वेट्स को रिवाइज किया गया है, जैसे कि फूड एंड बेवरेजेस का वेट कम किया गया है। ठीक है, अपने क्वेश्चन में था बढ़ाया गया है, तो ये कम किया गया है। ये पहले अराउंड 45.86% जितना वेट था इसका, वो कम करके 36.75% किया गया है। क्योंकि देखिए फूड एंड बेवरेजेस में आए दिन इन्फ्लेशन डिफ्लेशन चलता रहता है, प्राइस कभी बढ़ जाएंगे कभी कम हो जाएंगे। तो उससे क्या होता है कि एक प्रॉपर क्या कहे प्रॉपर एक इन्फ्लेशन का डेटा नहीं मिलता, इसलिए इसका वेट थोड़ा सा कम कर दिया गया है। एंड एक्चुअली ये भी है कि आज के दिन में हम फूड बेवरेजेस से ज्यादा खर्चा इंटरनेट के पीछे करने लगे हैं। सो इसीलिए ये वेट कम कर दिया गया है। देन हाउसिंग एंड यूटिलिटीज का वेट बढ़ाया है। ठीक है, क्योंकि अभी हाउसिंग कॉस्ट एक्सपांड हो गई है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ गए हैं, गैस बिल बढ़ गए हैं। देन इवन आप हाउस होल्ड के अंदर ही देखोगे तो OTT सर्विसेज, वाईफाई फैसिलिटीज, ये सारी चीजें, इन सब के बिल बढ़े हैं और इसके लिए इसका वेट को इंक्रीज किया गया है। देन एम्फेसिस इंक्रीज कर दिया गया है, मतलब कि वेट इंक्रीज कर दिया गया है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एंड कम्युनिकेशन के पीछे। ठीक है, तो ये सर्विसेज के पीछे एम्फेसिस बढ़ा दिया गया है, वेट बढ़ा दिया गया है। नाउ अब नई सीरीज की इम्पैक्ट क्या होगी, तो इन्फ्लेशन नंबर्स जो है अभी फर्स्ट डिटेल इन्फ्लेशन नंबर क्या आया हमारा न्यू सीरीज में 2.75%। तो ये 2.75% जनवरी 2026 में इन्फ्लेशन है, ये नंबर हमको मिला। मतलब कि ये ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है एक्चुअली करंट कंजम्पशन के हिसाब से। देन रूरल एंड अर्बन इन्फ्लेशन नंबर्स सेपरेटली रिपोर्ट किए गए हैं। मतलब कि यहाँ पे पहले ऐसा था कि अर्बन और रूरल को कंबाइनली रिपोर्ट किया जाता था, अब ये अलग कर दिया है कि रूरल इन्फ्लेशन कितना है और अर्बन इन्फ्लेशन कितना है, ये भी सेपरेटली रिपोर्ट किया गया है। देन इन्फ्लेशन की वॉलेटिलिटी जो है उसको भी टैकल किया गया है, मतलब कम हो जाएगी, जैसे कि फूड का वेट कम हो गया है और इसीलिए अभी इन्फ्लेशन जो है वो लेस वॉलेटाइल हो जाएगा। मतलब कि बार बार इन्फ्लेशन डेटा के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि उसका वेट कम कर दिया गया है। फूड एंड बेवरेजेस की कॉस्ट बढ़ती कम होती रहती है, मतलब कि उसकी जो प्राइसेस है उसमें बहुत ज्यादा उछाल आता है, वो वॉलेटाइल होता है इसलिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी से मिलूंगी मैं। आपको और कोई टॉपिक करना है, कोई टॉपिक स्पेसिफिकली समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बताइएगा। मैंने जियोग्राफी रिवीजन करने के लिए, क्विकली रिवीजन के लिए मैंने शॉर्ट्स बनाना स्टार्ट किया है, तो और वो शॉर्ट्स से आप जियोग्राफी के कंसेप्ट इजीली रिवाइज कर सकते हो। आपको और कोई सब्जेक्ट पढ़ना है मेरे से, अभी ये एग्जाम आ रही है UPSC एंड GPSC प्रीलिम्स, तो उसके लिए अगर कोई और सब्जेक्ट आपको चाहिए कि उसका रिवीजन मैं करवाऊं तो भी बोलिएगा मुझे। लेकिन फ्रेंड्स नया सब्जेक्ट ना मैं MCQs के थ्रू नहीं करवाऊंगी, क्योंकि MCQs बनाने में बहुत टाइम निकल जाता है, इसीलिए मुझे वीडियोस डालने में इतना टाइम लगता है। सो मैं अब अगर कोई नया सब्जेक्ट लेती हूँ रिवीजन के लिए तो मैं जस्ट टॉपिक्स वाइज रिवीजन करवाऊंगी तो थोड़ा जल्दी होगा। बट हाँ, ये सीरीज इकोनॉमिक्स के लिए मैं MCQs थ्रू ही कंटिन्यू करूंगी एंड पॉलिटी जो मैंने GPSC के लिए स्टार्ट की है वो भी मैं थ्रू MCQs करवाऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, सफलता जरूर से मिलेगी। एंड बस इस बार तो रैंक लाना ही है हमें। हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय।